नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक दिल्ली स्टूडियो से। आज का दिन जो है अगर आप देखेंगे तो निफ्टी से आपको गिफ्ट निफ्टी से आपको 40-50 अंकों की तेजी दिख रही है, लेकिन ग्लोबल बाजारों से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका से मिले जुले संकेत आपको मिल रहे हैं। कल आपको देखने को मिला कि डाउ और S&P और नैस्डैक जो है वो आधे % तक की तेजी के साथ बंद हुए, लेकिन फ्यूचर्स में आज आप देखेंगे तो मिक्स्ड कारोबार हो रहा है। ओवरऑल मार्केट का सेटअप कैसा होगा, आज मार्केट में ट्रेड किस डायरेक्शन में होगा, और कल की जो शानदार रिकवरी थी करीब करीब पौने 200 अंकों की रिकवरी के साथ जो निफ्टी कल बंद हुआ था, आज वो रिकवरी निफ्टी को कहां तक लेकर जाएगी, इन सारी चीजों पर करेंगे बातचीत। अगले 2 घंटे पूरा एक्शन पैक रहने वाला है। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, तमाम खबरों वाले शेयर होंगे, आपके लिए ट्रेडिंग के आइडियाज होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े 4 ट्रिगर्स के साथ। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो 4 अहम ट्रिगर जो आज बाजार की दशा और दिशा को तय करेंगे। सबसे पहले देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है। जेडी वेंस ने जो स्टेटमेंट दिया है, उनका ये कहना है कि जो कुछ रेड लाइंस थी उन पर ईरान ने कोई एड्रेसिंग नहीं की है, कोई एग्रीमेंट उसके ऊपर नहीं किया है, और उसकी वजह से वो फैसला ले सकते हैं मिलिट्री एक्शन का। ट्रंप ये फैसला ले सकते हैं मिलिट्री एक्शन का। तो एक तनाव एक तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है, और उसका असर आपको देखने को मिला। कल ब्रेंट क्रूड जो है वो 4% चढ़ा, $70 प्रति बैरल के ऊपर निकल गया। ये एक ओवरहैंग आज के मार्केट्स के लिए हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के मार्केट्स कल तेजी के साथ बंद हुए थे। टेक शेयरों में अच्छी खासी रिकवरी वहां देखने को मिली थी, फाइनेंशियल शेयरों में रिकवरी देखने को मिली थी, और उसका असर आप देखेंगे एनवीडिया का शेयर भी आप देखेंगे 1.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। तो अमेरिका में कल तेजी थी। गिफ्ट निफ्टी अभी की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो 40-50 अंकों के बीच में इस वक्त जो है वो आगे पीछे हो रहा है। तो संकेत जो है वो फ्लैट ओपनिंग के दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। एफआईआईज की कैश सेगमेंट में कल जो है वो लगातार दूसरे दिन खरीदारी हुई। आपको याद होगा कि पहले 5 दिनों की खरीदारी की थी उन्होंने, फिर 2 दिन बिकवाली की, और फिर अब 2 दिनों से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। HUL 2000 करोड़ का एक बड़ा निवेश करने जा रही है। उस वजह से आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। HUL को इस शेयर पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। कोचिन शिपयार्ड को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और उस ऑर्डर की वजह से जो है वो कंपनी के शेयर में एक्शन आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो ये वो तमाम ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है आज के मार्केट के लिए। अब एक काम करते हैं, पहले आपको बता देते हैं कि इस शो के दौरान हम क्या क्या चीज़ें और करने वाले हैं। इस शो के दौरान आपको ओपनिंग ट्रेड्स भी मिलेंगी, उसके अलावा जो है वो हम आपको मार्केट ओपनिंग का पूरा एक्शन देंगे, खबरों वाले शेयरों पर राय भी लेंगे, ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी होंगी। लेकिन एक काम करते हैं, पहले ग्लोबल मार्केट से क्या हैंडओवर हमें मिला है, ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज आ रहे हैं, उसको डिटेल में समझ लेते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए, ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज हम लेकर जाएं आज के मार्केट के लिए। विकास, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत कुल मिलाजुला के अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो वो ठीक ठाक ही दिखाई देंगे, लेकिन ये ईरान अमेरिका के बीच में थोड़ी सी टेंशन जरूर फिर से पैदा होती दिख रही है। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का स्टेटमेंट आया है, और अमेरिका की तरफ से पहला ये बयान है जो जिनेवा में मंगलवार को जो बैठक हुई है दोनों देशों के बीच में, जिसमें कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया था स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने। जेडी वेंस ने यह कहा है कि अमेरिका की जो मांगे हैं उसको ईरान ने अभी भी स्वीकार किया नहीं है, और अगर ये बातचीत विफल होती है तो फिर ट्रंप के पास सैन्य कार्रवाई का रास्ता जो होगा वो खुला हुआ है। और जेडी वेंस ने भी कहा है कि अमेरिका के पास काफ़ी पावरफुल मिलिट्री है और वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अब ये तनाव ये है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में अगर मान लीजिए युद्ध होता है तो एक तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन वैसे ही हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि ईरान और ओमान के बीच का जो रास्ता है, उस पर इराक हो गया, इसके अलावा यमन हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तमाम ऐसे देश हैं जो अपने तेल की सप्लाई के लिए निर्भर होते हैं, और दुनिया का लगभग 20 से 25% के आसपास का तेल वहाँ से गुजरता है। तो उसको लेकर चिंताएं हैं, और उसी चिंता के चलते कल हमने देखा है कि कच्चे तेल के भाव में करीब 4%, 4.25% के आसपास का उछाला है, और ब्रेंट क्रूड का भाव है वो निकल गया है $70 के ऊपर। भारतीय बाजार के लिए निश्चित तौर पर यह चिंता की बात जरूर है। हालांकि कुछ ऐसे सेगमेंट हम देखेंगे कि आज ONGC वगैरह में जो गिरावट आई थी, ONGC ऑल इंडिया जैसे शेयर, आज आप वहां पर तेजी निश्चित तौर पर देखेंगे। लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी चिंता भारतीय बाजार के दृष्टिकोण से जरूर है ये। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें अमेरिकी बाजारों की, तो आप देखिए कि अमेरिकी बाजारों में जो तेजी है वो जारी है। डाउ में लगातार तीसरे सत्र में तेजी हुई है। कल 129 अंकों की हल्की तेजी पर बंद हुआ डाउ जोन्स। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमने अमेरिकी बाजारों में दिखा है। नेस्डेक की बात करें तो दूसरे सत्र में मजबूती रही। नेस्डेक कल 175 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है।
और नेस्डेक को जो सपोर्ट मिला है, एनवीडिया, अमेजोन से सपोर्ट ज्यादा मिला है क्योंकि ये दोनों के दोनों शेयर 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुए हैं। तो आईटी स्टॉक्स में जो घबराहट का माहौल था वो थोड़ा दूर हो रहा है अमेरिका में। और कल हमने भारतीय बाजार में भी देखा था कि दिन के निचले स्तरों से पुलबैक ठीक ठाक आ गया था आईटी स्टॉक्स में, और कल का एकमात्र सेक्टर था आईटी जो कि गिरावट के साथ बंद हुआ, अदरवाइज बाजार का माहौल तो काफी अच्छा था। आज अमेरिका में हम देखेंगे कि बेरोजगारी दावे और वॉलमार्ट के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। कल हम देखेंगे कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आएंगे। अमेरिका में जनवरी की यूएस फेड बैठक के मिनट्स भी आए हैं, उससे ये पता चला है कि लगभग सभी सदस्यों ने जनवरी में दरों को स्थिर रखने का ही समर्थन किया था, और कुछ मेंबर्स ने यह कहा कि अगर आगे महंगाई दर घटती है तो दरों में कटौती संभव है। हालांकि उन्होंने ये आशंका जताई कि महंगाई में जो कमी की जो रफ्तार है वो अनुमान से धीमी हो सकती है। तो कुल मिलाजुला के उससे कोई ज्यादा क्यूज निकल के आए नहीं। एशिया की अगर हम बात करें तो जापान के बाजार निक्केई में हम देखने की लगातार दूसरे सत्र में मजबूती है, करीब 500 अंकों के आसपास का उछाल है। कोरिया के बेंचमार्क कोस्पी में तेजी लौटी है, और आप देखेंगे कि कोरिया का बाजार जो है लगभग 2.25-3% के आसपास ऊपर है। तो ये संकेत एशिया से भी पॉजिटिव साइड पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो लगातार दूसरे सत्र में वहां पर तेजी बनी है। तो क्रूड और डॉलर इंडेक्स ये दो कह सकते हैं कि हमारे लिए ग्लोबल इवेंट से थोड़े से नेगेटिव साइड पर निकल के आ रहे हैं। यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड वो स्थिर है 4.08% पर, वहां पर कोई ज्यादा हम चिंताएं बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी सुबह हम देख रहे थे कि बिल्कुल सपाट था। गिफ्ट निफ्टी में लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है, 40 अंकों के आसपास का उछाल है। तो बाजार का टेक्सचर ठीक है, ग्लोबल हैंडओवर भी वैसे आप देखेंगे ठीक है। ये जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जो चिंताएं हैं ये ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स को नियर टर्म में इंपैक्ट करेगा। अगर ये चीजें परसिस्ट करती हैं तो फिर जाके भारतीय बाजारों का मूड खराब करने का काम करेगी। अदरवाइज फिलहाल आप एक सधे हुए शुरुआत की उम्मीद करके आज के सत्र में चल सकते हैं। लेकिन चलिए ये भी जान लेते हैं कि बाजार में आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, और एफआईज के जो आंकड़े निकल के आए हैं उनको किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह की आज प्लानिंग करके चलें। हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट। सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहले एफआईज की बातचीत कर लेते हैं। कल हमने देखा कि दूसरे दिन बाइंग आई है, 1100-1150 करोड़ रुपए की बाइंग आई है, और डीआईएस की खरीदारी लगातार जारी है। कैसे देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को, और बाजार में आज ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए एफआईएस में जो कल अगर देखें तो 1150 करोड़ के आसपास की खरीदारी आई। दूसरे दिन खरीदारी है। तो ये एक चीज़ तो रुझाता है कि एफआईएस की जो पार्टिसिपेशन है तो उसे इंक्रीज़ हो रही है मार्केट में। क्या ये मोमेंटम लेकर आ रही है? शायद इस वक्त नहीं। अर्निंग्स को हम देखें तो अर्निंग्स अनुमान से अच्छे थे। तीसरी तिमाही के अर्निंग्स में प्रॉफिट ऊपर था। अगर हम लेबर मार्केट को अगर हम उसको एक्सक्लूड करें तो ये थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस समय। और दूसरी जो बात हमको देखने को है इसमें कि ये ग्रॉस जो बाइस और ग्रॉस सेल होता है जो एफआईएस का, वो अभी भी थोड़े से नीचे की तरफ है। तो वो मोमेंटम नहीं आ रहा है इस मार्केट में। और जो बाइंग हो रही है आपको देखने को मिल रही है पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल्स में आ रही हैं। सेलिंग अभी भी कुछ सेक्टर्स में है, आईटी वगैरह में सेलिंग्स देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़े से कॉशियस है। एफआईएस का ओवरऑल अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो उनका लॉन्ग पोजीशन बड़ा है, 22% के आसपास है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि बाइंग आई है। एफआई की पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है। जहाँ पर पहले 11-12% का लॉन्ग पोजीशन था, अभी 22% हो गया है। तो पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है, मोमेंटम नहीं आया है। रुझान ये है कि अर्निंग्स अच्छे थे तो अपग्रेड्स भी आएंगे। उसके चलते अब आपको उन स्टॉक्स में एक्टिविटी देखने को मिलेगी जहां पर आपको अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, एबिटा ग्रोथ दिख रहा है। तो वहां पर खरीदारी देखने को मिलेगी आपको। ऑलराइट, तो चलिए एफआईआईज और डीआईआईज जिस तरीके से फिलहाल हम देख रहे हैं उसके बारे में हमने समझा कि वो मार्केट के लिए किस तरीके के संकेत दे रहे हैं। बट एक बार सजीत सर, एफएनओ से क्या संकेत आते हुए दिख रहे हैं, और आज निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए?
देखिए एफएनओ के संकेत में ना हमको देखने को मिल रहा है कि पुट राइटिंग मतलब सपोर्ट काफ़ी आ रहा है मार्केट में। 25,700 25,800 में सपोर्ट है। हमने देखा कि निफ्टी जो है 25,800 के ऊपर बंद हुआ। दूसरी बात जो है कि आपका कॉल राइटिंग जो है वो 25,800 पे है और 26,000 पे है। तो अभी भी 26,000 का एक रेजिस्टेंस है, तो एक नैरो रेंज हम देख रहे हैं अभी। अभी 3 या 4 दिन बचे हैं जिसमें आपका मंथली एक्सपायरी भी आ जाएगा, फरवरी का एक्सपायरी आ जाएगा उसके अंदर। तो वहाँ पर भी थोड़ी सी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, रोल ओवर देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में, जहाँ पर इस महीने के पोजीशन को काटे जाएंगे और अगले महीने में पोजीशन ऐड किए जाएंगे। तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगा आपको उसके चलते। बट निफ्टी पुट कॉल रेशियो 0.97 है, थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि कॉल राइटिंग थोड़ी सी हुई थी कल, उसकी वजह से। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो लॉन्ग पोजीशंस रहे हैं एफ आई एस के निफ्टी फ्यूचर्स में, और उसके चलते कि थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट जो है एफ आई एस का निफ्टी फ्यूचर्स में बड़ा है, 31,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और निफ्टी बैंक में हमने देखा कि एफ आई एस की पोजीशंस लॉन्ग जो है 950 करोड़ बढ़े और अभी लगभग 7,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो वो भी एक अच्छा आंकड़ा दिखा रहा है कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अब बिल्ड हो रहे हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में। ओवरऑल जो है मैंने जैसे कहा कि 22-23% का लॉन्ग पोजीशन है एफआईएस का, जो कि एक अच्छा हेल्दी नंबर दिख रहा है अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ महीने से, जहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बहुत कम थी मार्केट में। बिल्कुल, तो ये एफएनओ के संकेतों की बात हो गई। लेकिन सर आज एचयूएल फोकस में रहेगा। कंपनी ने अगले 2 साल के लिए हाई एंड ब्यूटी सेगमेंट में 2,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे देखा जाना चाहिए इसे एचयूएल के तौर पे? देखिए इस एचयूएल के नंबर्स टॉप लाइन सिंगल डिजिट ग्रोथ है, मार्जिन्स अच्छे थे, प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो हो रही है। बट यहाँ से जब यहाँ एचयूएल को या किसी भी कंपनी को बढ़ना है यहाँ से, सो उसको प्रीमियम प्रोडक्ट्स में घुसना पड़ेगा जहाँ पर उनके मार्जिन्स हायर रहें और प्रॉफिटेबिलिटी हायर रहे। टॉप लाइन ग्रोथ बहुत स्टैगनेंट हो गई है बहुत सारे एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए, तो वो एक बड़ा चैलेंज है सारे कंपनीज़ को। अगर हम देखें तो एचयूएल जो 2,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगा, वो एक बड़ा सा डिसीजन है और एक वो स्ट्रैटेजी भी है एचयूएल का कि वो कहाँ पर अपना फोकस करना चाहता है। अब नई लीडरशिप आई है एचयूएल में और उनका फोकस वेरी क्लियर लग रहा है कि आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जाना है जहाँ पर लोगों का भी रुझान जा रहा है। आप देखेंगे कि कंज्यूमर जो है अभी काफ़ी प्राइवेट ब्रांड्स के पीछे जाता है ब्यूटी या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, और एक्चुअल वहीं पर प्रीमियम ब्रांड्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। हम और वो कारण ये है कि काफ़ी सारे लोग जो है एस्पिरेशन लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स में, और वो काफ़ी सारे प्राइवेट लेबल्स के थ्रू कर रहे हैं। एक्चुअल इस मौके को का उपयोग कर रहा है और उसको वो चाहता है कि एचयूएल के ब्रांड वैल्यू के साथ प्रीमियम प्रोडक्ट्स जब आएंगे मार्केट में तो उसके लिए भी डिमांड आएगी। तो इसलिए ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है एचयूएल का प्रीमियमाइजेशन की तरफ, और वो एक अच्छा डिसीजन है। उसमें इसका रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो देखना पड़ेगा, बट ये रिजल्ट अगले 2 या 3 साल में आपको दिखेंगे कि एचयूएल के प्रोडक्ट मिक्स में प्रीमियम प्रोडक्ट्स का जो रेवेन्यू है और मार्जिन्स हैं वो इंक्रीज होते हुए दिखेगा। सजी सर, कोचिन शिपयार्ड को लेकर सर आपका व्यू क्या है? क्योंकि 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर चुनी गई थी कंपनी। अब इन्होंने फ्रांस की कंपनी के साथ एक 2,000 करोड़ रुपए की मेगा डील की है। क्या टेक है आपका सर इसको लेकर? देखिए कुछ दिन पहले 5,000 करोड़ का भी डील आया था कोचिन शिपयार्ड में, जिसमें वो L1 बिडर था। अब कोचिन शिपयार्ड का देखेंगे तो लगभग 5,000 करोड़ का टॉप लाइन है FY25 का, उसमें कंसोलिडेटेड बेसिस में, और उसमें अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो 20,000 करोड़ था और अभी वो ये सारे ऑर्डर्स मिलके 27 से 30,000 करोड़ हो गया। तो आप ये देखिए कि इसका ऑर्डर बुक जो है ऑलमोस्ट 6 टाइम्स
इसके रेवेन्यू का ऑलमोस्ट हो रहा है। एक अच्छी चीज़ ये है कि कोचिन शिपयार्ड अपना कैपेक्स भी लगा रहा है जिसमें वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस से नहीं या नेवी से नहीं आ रहे हैं, बट ये सिविलियन ऑर्डर्स हैं जो काफ़ी अच्छे और अगले 2 साल में ये इसको 2 से 3 साल में इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उनको। तो वो 6 शिप्स हैं, इसमें 36 से 60 महीने के अंदर उनको करना है। तो मतलब अगले 2030 तक ये 2000 करोड़ एग्जीक्यूट करना है। तो ये एक अच्छा ऑर्डर उनके ऑर्डर फ्लो में आता है। और उन्होंने जो एक कैपेक्स किया है, दूसरी बात कि नए डॉक्स बना रहे हैं और लीज पे ले रहे हैं, उससे ये सिविलियन बिजनेस को भी वो बढ़ावा दे सकते हैं। तो उनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो अब नेवी डिपेंडेंट नहीं रहेगा और उसमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, सिविलियन ऑर्डर्स भी आएंगे इसके अंदर। और तीसरी बात ये है कि जो हम नया शिपिंग पॉलिसी आ रहा है जिसमें हम शिपयार्ड्स को काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिव्स दे रही है शिपयार्ड्स को फंड्स के थ्रू, स्पेशल फंड्स के थ्रू। वो भी एक बूस्ट है कि हम अपना जो शिपिंग का जो हमारा शेयर है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में शिप बनाने का, उसको भी हम इंक्रीज़ करें अगले 3 से 5 साल में। तो वो भी एक फैक्टर है। तो ये 3 फैक्टर जो हैं के चलते काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि शिपयार्ड्स में काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ऑर्डर फ्लोज आने लगेंगे। और ये ऑर्डर फ्लोज एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू भी है। और दूसरा जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ एक्सपेंशन, जिसको जो कंपनीज़ को गवर्नमेंट कह रही है कि सारे पीएसयू को कि आप डिफेंस पीएसयू ही नहीं हैं, आप सिविलियन भी काम कीजिए क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी और आपके पास सारा एक्सपर्टीज़ है। तो उसी को आप सिविलियन ऑर्डर्स में कीजिए ताकि एक्सपोर्ट लेड हो। तो इन सब का जो एक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है वो एक अच्छा है। मैज़गांव के में हमने देखा है, जीआरएससी में देखा है, हमने कोचिन शिपयार्ड में देखा है। ये सारे शिपयार्ड्स अब थोड़े से फोकस में रहेंगे क्योंकि उनका फोकस अब डोमेस्टिक क्लाइंट जो कि गवर्नमेंट है उसकी तरफ ही नहीं, अब ग्लोबल क्लाइंट्स की तरफ भी है। और वो प्रोडक्ट मिस हो जाए उनके लिए बफर रहेगा इस तरह से उनके आगे रेवेन्यू के लिए। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटजी तमाम शेयरों पर और इंडाइसेस के ऊपर। सजीद सर, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये सजेस्ट करने के लिए कि आज मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है, कैसे मार्केट को आज ट्रीट करना है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट की तैयारी करें, हम ओपनिंग की तैयारी करें। उसके पहले ये ज़रूरी होता है कि कौन से खबरों वाले शेयर ऐसे हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, जिनमें आज हमें एक्शन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले उन खबरों वाले शेयरों की लिस्ट लेकर आते हैं और रोज़ की तरह मिताली हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिताली, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लिस्ट है आपके पास जो कल बाजार बंद होने के बाद खबरें आई? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स को आज रखेगा खासा फोकस में। यहाँ पे जो ऑयल प्राइसेस है वहाँ पे हमने करीबन 4% का जंप देखा है क्योंकि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि ईरान ने उनकी जो रेड लाइंस थी न्यूक्लियर टॉक्स को उनको सीरियसली नहीं लिया है। और साथ ही जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अभी भी वो राइट है कि वो मिलिट्री फोर्सेस यूज़ कर सकते हैं, वो अभी भी इंटैक्ट है, जिसके कारण आज थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है ओएमसीज में। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल को आज रखेगा अपने फोकस में। साथ ही पेंट्स कंपनी जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर, कंसाई नेरोलैक और टायर कंपनीज अपोलो, एमआरएफ, सीएट, ये आज थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर में देखने को मिल सकती है क्योंकि ऑयल प्राइसेस में करीबन 4% का जंप आया है। लेकिन साथ ही ये जो जंप है ये पॉजिटिव भी है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए। तो ये तमाम शेयर्स जिनको रखना चाहिए आज फोकस पे सिर्फ क्रूड प्राइसेस से रिलेटेड। साथ ही अडानी पावर, एनटीपीसी और कोल इंडिया के लिए एक पॉजिटिव खबर सामने आ रही है क्योंकि सोर्सेज का कहना है कि गवर्नमेंट यहाँ पे एक बड़ा रिलीफ देते हुए नजर आ सकती है मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें वो 100% से तक का जो एग्जेम्पशन है वो कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटीज में लगा सकती है प्रोजेक्ट इक्विपमेंट प्रोक्योर करने के लिए। और ये 3-4 कंपनियां ऐसी है जहां आपको फोकस रखना चाहिए। एनसीसी की बात करें तो एनसीसी के लिए एक नेगेटिव खबर है क्योंकि कंपनी का जो आर्म है, जो सब्सिडरी है, उसको एनएचएआई से एक डिबारमेंट नोटिस मिल चुका है जिसके तहत अगले आने वाले 2 साल तक वो एनएचएआई से जो भी टेंडर्स रिसीव होते हैं उसमें ये बिड नहीं लगा पाएगी, बोलियां
नहीं लगा पाएगी, जिसके तहत थोड़ा सा प्रेशर इस स्टॉक में आज देखने को मिल सकता है। साथ ही अब बात करें कोचिन शिपयार्ड की, तो कोचिन शिपयार्ड के लिए एक पॉजिटिव खबर है। कंपनी ने एक फॉर्मल मेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2000 करोड़ से ऊपर का। फ्रांस बेस्ड CMA CGM के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करना होगा इन्हें 1700 TEU LNG फ्यूल्ड कंटेनर वेसल्स। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर हाथ लगते हुए कोचिन शिपयार्ड के लिए। साथ ही HUL को भी रखिएगा जो अपने फोकस में। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कंपनी ने मंजूरी दे दी है 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की, जो आने वाले 2 साल में वो करने वाले हैं प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे कि ब्यूटी, वेलबींग और होम डेकोर वाले सेगमेंट में और होम केयर वाले सेगमेंट्स में। और यहाँ से आते हुए जो मार्जिन्स है वहाँ पे हमें थोड़ी और अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही MCX की बात करें तो कंपनी ने 4 फरवरी को कुछ मार्जिन्स एक्स्ट्रापोलेट कर दिए थे गोल्ड और सिल्वर पे। उन्हें आज हटाने के लिए ऑलरेडी नोटिस उन्होंने जारी कर दिया था, लेकिन वो जो इफेक्टिव है वो आज 19 फरवरी से होने वाला है, जिसके तहत 3% का एक्स्ट्रा मार्जिन गोल्ड फ्यूचर से आपको हटता हुआ नजर आएगा और 7% का एडिशनल मार्जिन जो सिल्वर फ्यूचर्स पे लगाया था वो भी आज से हट जाएगा। और ये मार्जिन इसलिए लगाया था क्योंकि हमने देखा एकदम से बहुत ज़्यादा गिरावट हमने गोल्ड और सिल्वर में देखी थी। साथ ही अब डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें, डॉक्टर रेड्डीज़ लैब्स में एक डेफिनेटिव पैक्ट कंपनी ने साइन किया है UK बेस्ड मर्क्यूरी फार्मा के साथ, जिसमें वो दो ट्रेडमार्क्स के लिए एक्विजिशन करने वाली है। और ये जो साइज़ इस डील का साइज़ है ये करीबन $32.15 मिलियन का रहने वाला है। साथ ही जाइडस लाइफ के लिए एक पॉजिटिव खबर है। कंपनी ने US FDA से इन्हें मंजूरी मिल चुकी है बोसेंटन टैबलेट्स के लिए। और ये जो टैबलेट्स है ये आपको बता दें कि यूज़ होती है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए। तो यहाँ से मंजूरी मिलती हुई नज़र आ रही है US FDA से। साथ ही एलेम्बिक फार्मा के लिए एक नेगेटिव खबर है क्योंकि US FDA ने एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था कंपनी की गुजरात फैसिलिटी पे और उन्हें यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशंस भी मिली है जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर का साबित हो सकती है। तेजस नेटवर्क्स को एक नया ऑर्डर हाथ लगा है करीबन 70 करोड़ रुपए का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। माफ़ कीजिएगा, 70 करोड़ रुपए हासिल किए हैं इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट से। ये एक फाइनल 15% का इंसेंटिव कंपनी को मिला है PLI स्कीम के अंदर। साथ ही जिंदल 100 भी आज रहने वाला है रडार पे। कंपनी के लिए एक नेगेटिव खबर है क्योंकि इन्हें सस्पेंशन रिसीव हुआ है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से, जिसके कारण वो API मोनोग्राम जो है वो उसका यूज़ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अब वो सीमलेस पाइप्स पे यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ ऑडिट की नॉन कन्फर्मेंसेस यहाँ पे सामने आई थी। लास्टली हम यात्रा ऑनलाइन की बात कर ले तो नेगेटिव खबर यात्रा ऑनलाइन के लिए क्योंकि प्रमोटर ने करीबन 1.8% का स्टेक कंपनी में सेल किया है ओपन मार्केट में। और ये जो स्टेक सेल हुआ है ये फंड लीगल और कंप्लायंस एक्सपेंसेस कुछ है प्रमोटर ग्रुप के, उसको मीट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक सेल किया है। तो ये कुछ तमाम खबरों वाले शेयर जिनको रखना चाहिए आज अपने फोकस पे। बहुत शुक्रिया मिताली, तमाम खबरों वाले शेयरों की ये पूरी लिस्ट हमारे व्यूअर्स तक लेकर जाने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेंगे और जब ब्रेक से हम वापस लौटेंगे तो मेहमानों का एक बड़ा सा पैनल हमारे साथ होगा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बड़ा सा पैनल और फिर डिस्कशन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रेड में। और चलिए अपने 3 मेहमानों को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ हैं रचित खंडेलवाल, अंशुल जैन और इसके अलावा कुणाल परार। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। कुणाल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 3 दिन की तेजी कुणाल जी हो गई और 3 दिन में निफ्टी में देख रहे हैं कि करीब 350 अंक चढ़ गया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 1350 अंकों के आसपास की तेजी हो गई है। और अगर हम क्रूड को छोड़ दें, क्रूड को और ईरान अमेरिका की टेंशन को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और दोनों के दोनों इंडेक्स अपने सभी एवरेजेस के ऊपर हैं। निफ्टी को लेकर आपका व्यू क्या होगा कुणाल जी? क्या चौका लगा देना चाहिए आज, क्योंकि अब 26,000 तक कोई ऐसी बड़ी बाधा दिखाई तो दे नहीं रही है? वेल, गुड मॉर्निंग आपको एंड सभी पैनलिस्ट को। एंड व्यू निफ्टी को लेके फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है व्यू। यहाँ पे देखने जाए तो जो मोमेंटम निफ्टी ने हमें दिखाई है 25,819 के अराउंड है एंड आज के दिन में 25,860 के अराउंड का ओपनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल
हमने जो कहा था कि 25,750 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो भी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो आज के दिन में देखने जाए अभिषेक जी तो 25,900 एंड मेन हर्डल होगा 25,900, जैसे ही ब्रेक होगा 26,100 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से 25,900 जैसे ही ब्रेक होगा 26,100 तक के लेवल आपको निफ्टी दिखा सकती है। एंड अगर लोअर लेवल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो 25,750 का जो रेजिस्टेंस आ रहा था, नाउ इट हैज बिकम अ गुड सपोर्ट फॉर द निफ्टी। तो 25,750 काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी के लिए बन चुका है। सो अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती है 25,860 के अराउंड ओपन होता है, 25,800, 810, 25,800 तक अगर गिरावट आती है तो एक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेके चलने की सलाह रहेगी 25,750 के एसएल के साथ। ऊपरी लेवल पे 25,900 ब्रेक होने के बाद 26,100 तक के लेवल निफ्टी आपको दिखा सकती है। ठीक है कुणाल जी का ये व्यू हो गया इंडेक्स को लेकर। हम तीनों एक्सपर्ट से जानेंगे कि आज स्टॉक्स में क्या खरीदने की वो सलाह दे रहे हैं। लेकिन आज एक और बहुत ही खास दिन है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है, 396वीं जयंती है। और साहस की जब बात आती है, शौर्य की जब बात आती है, जब देशभक्ति की बात आती है तो हम पूरे देश में शिवाजी का नाम हम सुनते हैं। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी हमारे पैनलिस्ट को, हमारे को एंकर्स को शुभकामनाएं शिवाजी की जयंती की। और कुणाल जी आपको ना विशेष शुभकामना, क्योंकि आप ना मतलब आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल लड़ाके ही हैं। आपको अगर वो पहना दिया जाए ना, अगर योद्धाओं वाला अगर आउटफिट, तो फिर तो मतलब हाँ ये सही रहा, ये बढ़िया है। तो सभी को इस विशेष दिन की, खास दिन की बहुत बहुत शुभकामना। अब चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जो हमारे बाजार के जो योद्धा है ना, अपने कौन से शेयर लेकर आए हैं अपने तरकश में, और शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे। गुड मॉर्निंग, बताइए आज क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार सृष्टि जी को भी, नमस्कार विकास जी को भी। देखिए अभिषेक जी, स्टॉक बताने से पहले एक चीज बताऊंगा। कल एक चैनल पे लाइव थे, कुणाल भाई के साथ लाइव थे, तो एंकर ने कहा कि आपके परम मित्र कुणाल जी ज्वाइन किए, तो मैंने क्लैरिफाई किया कि कुणाल जी परम मित्र नहीं है। कुणाल जी से मैं सबसे ज्यादा जलता हूं, और जिस चीज से मैं जलता हूं ने अभी वो किया, मूंछों पे ताव देना है। मेरी ऐसी मूछें नहीं आती हैं, तो मेरे को सबसे ज्यादा इनकी मूछों ही से जलन होती है। पूरी शिवाजी वाली मूछें रखते हैं और ताव भी दिन भर वैसे ही देते रहते हैं। खैर मार्केट पे लौटे तो बैंक निफ्टी पे सर अपना टारगेट अचीव हो गया है, जो 60,876 के ऊपर अपन ने डिस्कस किया था कि 61,417 आएगा, उसके ऊपर हम आके क्लोज किए हैं। और अब थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी में आ रहा है। गैप फिल फाइनली हो चुका है 25,752 के ऊपर और क्लोजिंग आ चुकी है। तो अगले गैप का टारगेट खुल गया है 25,892, जो प्रोबेबली 2 से 3 सेशन में अचीव होना चाहिए। तो अगेन कुणाल के साथ एग्री करूंगा कि डिप्स पे बाई करना चाहिए। 25,752 मेजर सपोर्ट रहेगा। और चूंकि अब दोनों इंडाइसेस अलाइन हो चुके हैं, बुलिश हो चुके हैं, केवल और केवल रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स पे फोकस करेंगे जहां बाइंग करके चलना है। पहला है बजाज ऑटो। लास्ट टाइम 9,770 में बाई दिया था, टारगेट्स अचीव हुए थे। अब फिर से एक ब्रेकआउट आ रहा है 6 दिन की रेंज का, तो बजाज ऑटो 9,970 पे बाई करना है। 9,920 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 10,100 का टारगेट रहेगा। दूसरा बीट एंड डाउन सेक्टर है आपका रियलिटी, वहां से बाई कॉल रहेगा ऑन द बाउंस बैक गोदरेज प्रॉपर्टीज। 10-20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 50 डे मूविंग एवरेज को कल वापस से पंक्चर किया है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी और अपसाइड बनेगी ब्रेकडाउन लेवल्स तक, जो 19 पे बाई करना है। 1935 का पहला 35 निकलता है तो बाउंस बैक में 1980 तक की अपसाइड आपको मिल सकती है, बट पहला टारगेट 1935 लगाइए। बाउंस बैक वाला कैंडिडेट है तो इसमें क्वांटिटी और एक्सपोजर लिमिटेड रखना है। बजाज ऑटो में आप फुल एक्सपोजर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, वहां क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये दो स्टॉक्स आपको अंशुल जी की तरफ से आज ट्रेड के लिए आती हुई। इस बीच देखिए एक खबर आ रही है टीसीएस को लेकर कि टाटा ग्रुप और ओपन एआई के बीच जो है वो करार हुआ है, और जो ये करार हुआ है ना वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा इंडियन कंपनीज को और ग्लोबल आईटी कंपनीज को वो सर्विसेज देंगे। इसके लिए ये इन्होंने करार किया है। ओपन एआई और टाटा ग्रुप के बीच ये करार हुआ है। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि आप देखेंगे लगातार पिछले दिनों से ये खबरें आ रही हैं
कि किसी ने ओपन एआई के साथ करार किया, किसी ने एनवीडिया के साथ करार किया। तो एआई को लेकर जो बज़ है उसमें अब जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं या फिर ये जो इंडियन कंपनीज हैं वो तेजी से दौड़ती हुई दिख रही हैं उस पूरी रेस में, और उसकी वजह से आप देखेंगे लगातार बड़ी बड़े करार की खबरें आ रही हैं। पहले आपने देखा इन्फोसिस के, एंथ्रोपिक के साथ करार की खबरें आई। तो तमाम जो अपनी कंपनियां हैं, इंडियन कंपनियां हैं, वो अब इस रेस में तेजी से दौड़ रही हैं, और जब इंडियन कंपनीज दौड़ती हैं किसी रेस में तो निश्चित तौर पर आगे लीड तो करती हैं। तो धीरे धीरे उम्मीद की जाए कि ये चीज़ें बेहतर होंगी और हम आईटी की रेस में जल्दी ही आगे दौड़ते हुए नजर आएंगे। चलिए, इस बीच एक काम करते हैं, कुणाल जी से जब हमने बात की तो मार्केट्स के लेवल तो लिए, लेकिन उनकी पिक्स लेना हमसे रह गया। तो कुणाल जी बताइए, क्या ट्रेड लेना चाहिए आज मार्केट में? वेल डेफिनेटली सर, ट्रेड तो लेना ही चाहिए मार्केट में। व्यू यहाँ पे मार्केट को लेके पॉजिटिव साइड का ही है, एंड मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी रैली, बहुत बढ़िया रैली हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले यस, अब सभी पैनलिस्ट को, आपको अभिषेक जो है, सृष्टि जी को शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड उन्होंने जो धरोहर हमें दी है, हमें उसको ही आगे बढ़ाना है, सेवा करनी है और प्रार्थना करनी है कि लोगों को एक इक्वालिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये देश में मिले। नाउ बात करते हैं स्टॉक की। सो दो स्टॉक है जहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, HDFC लाइफ और ITC। लेकिन उसके पहले दो अपडेट दे देते हैं। पहला, IDBI कॉलम ने दिया था 12 को 115 121 का टारगेट, 115 का टारगेट हमें कल अचीव होते हुए देखने को मिला। एंड 10 को हमने बंधन बैंक दिया था 172 180 के टारगेट में, वहां पे 172 का टारगेट हमें अचीव होते हुए देखने को मिला। सो यहाँ पे एक बार पार्टली प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। ना बात करते हैं नए कॉल की, तो HDFC लाइफ पे फोकस करके चलने की सलाह है। बहुत बढ़िया रैली कल के दिन में हमें देखने को मिली। जो टाइमिंग का जो टॉप बनाया था आर्ली चार्ट पे, उसका ब्रेकआउट कल हमें देखने को मिला। वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी बढ़िया है, और जो टॉप जो बॉटम फिलहाल बनाया है वीकली चार्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया बाउंस बैक स्टॉक यहाँ पे दे सकता है। सो HDFC लाइफ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है 710 के SL के साथ। टारगेट की बात करें तो यहाँ पे जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 744 का पहला टारगेट होगा, 744, एंड वो जैसे ही ब्रेक होगा 767 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 767। एंड दूसरे कॉल की बात करें तो ITC है। ITC हमने 17 यानी कि 17 फेब को भी दिया था, ITC और ब्रिटानिया दिया था। ITC में कल बहुत बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है। वापस आज मैं ITC दे रहा हूँ ना। ITC यहाँ पे 3 तरीके से लिया जा सकता है। पहला जो ट्रेडिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं, कॉस्ट दे रहे हैं, वो 320 के SL के साथ ITC आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हो। 341 से लेके 356 356 ये दो टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हो। तो पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीदा है और अगर आज अभी आपके पोर्टफोलियो में लॉस है तो आप यहाँ पे एवरेज करके जा सकते हो। और तीसरा तरीका, अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, अगर आप कोई नई एंट्री ढूंढ रहे हो, नया कैंडिडेट ढूंढ रहे हो, तो मैं कहूंगा कि ITC वुड बी द परफेक्ट, क्योंकि बहुत बढ़िया बॉटम बनाया है। वीकली चार्ट पे अच्छा खासा बॉटम सपोर्ट लिया हुआ है और अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सो दूसरा जो पीक होगा वो हमारा होगा ITC। ऑल राइट, तो चलिए ये कॉल्स फिलहाल आती हुई कुणाल की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉल्स। और कल भी देखिए HDFC लाइफ में हमने किस तरीके की ज़बरदस्त तेज़ी देखी थी, और ITC कल हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को भी पसंद आ रहा था। इस पर हमने चर्चा भी की थी, फंडामेंटल राय भी ली थी। और आज फिर से कुणाल जी की कॉल यहाँ पर बुलिश नज़रिया 341 356 के टारगेट्स के लिए। पर रचित, अब आपके पास आते हैं, आप भी बुलिश थे खैर ITC पे, बट इसके अलावा आज के लिए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज हैं आपके? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। आज के लिए बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से पोजीशनड है 9980 लेवल पे पोजीशन बना सकते हैं। 9690 का एक स्टॉप लॉस हमें लगा के रखना होगा, 10,280 10,680। इन दो टारगेट्स के लिए हम इसमें एक वीक लॉन्ग टाइम होराइजन के लिए पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ MCX अच्छा लग रहा है। MCX 2341 लेवल्स पे चल रहा है, 2180 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, 2480 और 2680 ये दो लेवल्स के लिए आप इसमें भी एक वीक के लिए पोजीशन बना के जा सकते हैं। बिल्कुल। अरे रचित जी, गुड मॉर्निंग। आपको पता है आज आपकी पिक्स किसके साथ मैच हो गई हैं? गुड मॉर्निंग विकास भाई। आज किनके साथ हुई है? आज आपकी पिक्स मैच हो गई अंशुल जी के साथ। अंशुल जी ने भी बजाज ऑटो पे खरीदारी की राय दी है, और अंशुल जी के जो टारगेट स्टॉप लॉस है ना, वो भी बता देता हूँ, 9920 9920 का स्टॉप लॉस, 10,100 का टारगेट उन्होंने दिया है, और उसके ऊपर के टारगेट आपने दे दिए 10,280 और 10,680। तो एक बार फिर से वाइब मैच हो गई है और कन्विक्शन भी मैच हो गई है।
अंशुल भाई के साथ भी यही हाल है। मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा था प्रदीप, मतलब वी आर अ ट्रियो। अगर वैसे आप देखें ना, अंशुल भाई, प्रदीप भाई और मैं, हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाते आते रहते हैं और सारी चीजें एट टाइम्स हम लोगों के चीजें थोड़ी सी डिफर कर जाती है। जैसे वो कभी किसी इंडाइसिस पे लॉन्ग होते हैं, मैं शॉर्ट हो जाता हूँ, बट अदरवाइज वी ऑल थ्री वी सेल टुगेदर। रचित जी, अच्छा विकास, आपने जो नोटिस कराया ना, कल भी आपने नोटिस कराया कि नहीं प्रदीप से मिल रही है इनकी कॉल, आज अंशुल के साथ रचित जी की कॉल मिल रही है। तो मुझे जहां तक लग रहा है ना कि ये चार्ट शेयर नहीं करते हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर का पासवर्ड शेयर कर लिया तीनों ने। जब मुंबई मिले थे बजट के टाइम पे, मुझे ऐसे कहने के ऐसा लग रहा है कि नहीं एक ही सॉफ्टवेयर है और पासवर्ड तीनों लोगों ने कहा कि हम खर्चे बचा लेते हैं। पता चल ही जाएगा उसका भी, लेकिन अभिषेक सर, इसको ऐसे भी मान सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, देखिए हर एनालिस्ट का एक नेचर होता है, और दिमाग से वो सोचते हैं, दिल से वो अपने आप को बनाते हैं। तो जब दिल बन जाते हैं ना, तो वो जो स्टॉक क्लेम बनाने वाली बात हो जाती है ना, तो वो वैसे भी मिलने लग जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इस पे ना एक चीज और बताऊं आपको। मैं इसको नहीं मानता हूं सर, ये तो बहलाने वाली बात हो गई। ये बहलाने वाली बात हो गई। मैं पहले तृप्ति के पास जाऊंगा। तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनके पास है ना बड़ी सॉलिड। कुणाल जी बताइए। सर एक्चुअली देखने जाए तो मैं यहाँ पे जो हमारे जो मित्र बैठे हैं, दोनों मित्र हैं, पहले उनको नहीं जानता था, लेकिन क्या होता है कई बार मित्र इसने घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं कि आप जो कॉल देते हो, ठीक है, मतलब हमारा थॉट प्रोसेस अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, लेकिन जो तरीका होता है, जो कॉल होती है, कहीं ना कहीं मिल जाती है। एंड इसके लिए मैं 18 हाउस स्वदेश का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे मिलते नहीं है, लेकिन जब भी स्टूडियो पे आते हैं तो भर भर के बातें करते हैं, एनालिसिस की बातें तो साइड पे रह जाती है, लेकिन खुद की बातें करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। एंड 18 हाउस का स्टूडियो हमारे लिए से वो साल में वो एक कम्युनिटी हॉल बन जाता है कि हम इकट्ठा होते हैं और मस्ती मारते हैं। अच्छा कुणाल जी, आपको एक चीज बतानी है कि आपकी जो कॉल है ना, देखिए वो एक नहीं 3 लोगों के साथ मैच हो गई है। आईटीसी आपने दिया था और कल हमारे यहाँ 3 मेहमान, प्रदीप हल्दर जी, कुणाल बोथरा जी और रचित खंडेलवाल जी, इन तीनों लोगों ने आईटीसी पर बुलिश व्यू दिया है और आज आपने आईटीसी दिया है, तो 4 मेहमानों का कन्विक्शन है। यस डेफिनेटली सर, मैं वही कह रहा था। 18 हाउस स्टूडियो में आते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस मैच होते हैं, एनालिसिस को लेके हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना, वो ब्रो कोड वाली जो बात हो जाती है ना सर, यहाँ पे ऐसे कॉल मैच हो जाती है सर। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे रचित जी, लेकिन पहले एक काम करते हैं। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट लेकर हमारी सहयोगी तृप्ति आ गई हैं। तृप्ति बताइए, कौन सी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स हैं जो आज हमें अपने वॉच लिस्ट पर रखनी है और जहां ट्रेड लिए जा सकते हैं व्यूअर्स की तरफ से? बिल्कुल विकास, गुड मॉर्निंग। टाटा स्टील के साथ शुरुआत करते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने बाय की रिकमेंडेशन यहां पर दी है, 240 रुपये का टारगेट दिया है। क्षमता विस्तार और डिमांड में तेजी से, आय में यहां पर तेज ग्रोथ की उम्मीद ये जता रहे हैं। इसके साथ ही सेफ गार्ड ड्यूटी जो सरकार ने लगाई थी, उससे अब स्टील कीमतों में सुधार की उम्मीद है। भारतीय कारोबार आगे जाकर भी मजबूती यहाँ पर दिखाएगा। नुवामा ने ऑयल एंड गैस सेक्टर पर अपनी राय रखी है, जिसमें रिलायंस और पेट्रोनेट एलएनजी इनकी प्राथमिकता है, क्योंकि ग्रोथ और मार्जिन आउटलुक यहां पर काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। ओएनजीसी, ओएमसीज, गेल और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर सतर्क रुख यहां पर इन्होंने दिया है। इसके साथ ही रिलायंस पर इन्होंने कहा है कि न्यू एनर्जी में तेजी से ग्रो कर रहा है रिलायंस। आगे बढ़ते हैं, नुवामा ने रियल्टी सेक्टर पर भी अपनी राय रखी है। बुकिंग मोमेंटम काफ़ी मजबूत रहा है Q3 में, और Q4 की बात करें तो यहाँ पर लॉन्च पाइपलाइन पर नजर रहेगी। टॉप 21 जो कंपनियां रही है, उनकी बिक्री 15% तक यहाँ पर बढ़ी है Q3 में। इसके अलावा कलेक्शन भी काफ़ी मजबूत रहा, 21% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली। अफोर्डेबिलिटी के दबाव से कीमत में जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पर सीमित दिख रही है। इसके साथ ही वॉल्यूम आधारित ग्रोथ पर अब आगे यहाँ पर फोकस रहेगा, और रियल्टी सेक्टर में टॉप पिक रहेगी प्रेस्टीज एस्टेट्स। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने जेके सीमेंट पर अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य बढ़ा दिया है, 6,685 रुपये से बढ़ाकर 6,780 रुपये का लक्ष्य दिया है। मार्जिन पर दबाव से इन्होंने देखा है कि अन्य सीमेंट कंपनियों के मुकाबले यहाँ पर जेके सीमेंट का परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर रहा, और जो पन्ना का फेज़ 2 यहाँ पर शुरू होने वाला था, वो टाइम से शुरू हो चुका है। साथ ही जैसलमेर का एक्सपांशन भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। FY26 से 28 के दौरान 13% की CAGR वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद जताई
बता रहे हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं, सिटी ने यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस पर बाई की रेटिंग दी है। लक्ष्य आपको बता दें 730 रुपये का दिया है। एसेट क्वालिटी अब यहाँ से स्थिर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही रेट साइकिल रिटर्न से रिकवरी को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। साथ ही 6 से 10% डिसबर्समेंट ग्रोथ से पोर्टफोलियो में तेजी संभव है। प्रोडक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट पर अब कंपनी फोकस कर रही है। रिस्क रिवॉर्ड अब यहाँ पर आकर्षक लग रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए, जिसके चलते सिटी की बाय रिकमेंडेशन। जी ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति ये तमाम काउंटर्स के लिए और हमें बताने के लिए कि कहाँ पर आई हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कहाँ पर रहेगी आज नज़र। पर चलिए अब एक एक करके उन सभी खबरों वाले शेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, डिस्कशंस करेंगे कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ पर आई हैं और आपके लिए कहाँ पर है मौके, ये तलाशने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ओवरनाइट बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स आया था क्रूड में। अब जिस तरीके की US और ईरान के बीच में टेंशन्स की बातें चल रही हैं, साथ ही साथ आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, सप्लाई रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ये सारी चिंताएं जो हैं क्रूड में लगभग 4% का मूव आया था ओवरनाइट। तो आइए शुरुआत उसी से करते हैं, बड़ा ग्लोबल अपडेट है। अब ऐसे में जो भारतीय कंपनीज हैं वहाँ पर किस तरीके के मौके हैं, रचित आपसे ही एक बार समझेंगे। देखिए की बेनिफिशियरी तो ONGC या रिलायंस को आप समझ सकते हैं, या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए तो ये फिलहाल मूव नेगेटिव है। बट आपके लिहाज से कहाँ पर दिख रहे हैं मौके, और खास तौर से ONGC पर भी अपनी राय दीजिए, क्या यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है? देखिए आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल इन लाइन है, और मैं बार बार पूरे इस वीक में ना एक ही चीज कह रहा हूँ कि वी आर फ्लाइंग हैप्पी एंड हाई। उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण है, कंटिन्यूअसली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, ट्रुथ सोशल शांत है। ट्रुथ सोशल जैसे ही एक्टिवेट होंगे ना, थिंग्स माइट चेंज एंड अगेन स्टार्ट गोइंग हेवायर। तो बहुत ज्यादा अभी जो हम लोग एक मार्केट में बुलिश स्टांस लेके बैठे हुए हैं, इसमें भी मुझे इशू दिख रहा है। और इसके साथ साथ ही ये क्रूड जिस तरीके से परसों और रात को कूल ऑफ किया था, एक रिवर्सल क्लियर केस दिख रहा था। ONGC एक अच्छा करेक्शन दिखा दिया है, करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। और अगर आप 256 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली करिए। एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा 272, और 272 के बाद 280 लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। शिशिर जी, टू ऐड इनटू इट, हमने ONGC पे शॉर्ट कॉल दी थी फ्राइडे को, और परसों के और कल के ट्रेडिंग सेशंस में हमारे टारगेट हिट हो गए थे। इसके साथ साथ ऑयल इंडिया की भी हम बात करें, ऑयल इंडिया भी करेक्ट करके अभी होवर कर रहा है, अपने बहुत क्लोज आ गया है 50 डे मूविंग एवरेज के पास। यहां से बिल्कुल एक बाउंस बैक बनता है। जिस तरीके से पोजीशनड है 448 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको भी अप्रोच कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट जो देखने को मिल रहा है 484, और 484 के सस्टेन करने के बाद आपको हाई लेवल्स भी देखने को मिलेंगे जो 516 के आसपास होंगे। अब क्योंकि मेरे पास एक चांस आ ही गया है, मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि ET9 में जब हम लोग आते हैं और बहुत अच्छा माहौल होता है और हमें एक सेलिब्रेशन जैसा लगता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट जब मौका मिले साल में एक बार करने के बजाय अगर हम 2 महीने में एक बार या महीने में एक बार स्टूडियो विजिट्स अपनी किसी तरीके से फिक्स कर पाए और सारे मिल पाए, इट विल बी फन। बिल्कुल रचित जी, और हमें भी उसी तरीके से मज़ा आता है। आप लोग जब मिलते हैं तो और बेहतर कनेक्ट हो पाता है, और उसी की वजह से आज शायद हम इस तरीके की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी बैठा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हम इस बात का ध्यान भी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आमंत्रित करें। अच्छा, रचित जी ने जो कहा अभी तो सोशल शांत है, उससे एक आइडिया आया, क्यों ना हम अभिषेक से रिक्वेस्ट करें कि जब वो ग्लोबल के क्यूज बताते हैं तो उसमें ये भी बताएं कि ट्रुथ सोशल से क्या क्यूज मिल रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और रोज देखिए सबसे पहली चीज वही चेक करनी पड़ती है कि वहां से किस तरीके की कमेंट्री आई, उसके बाद स्टॉक्स और खबरें तो चलिए वो चलता ही रहेगा। पर क्विकली अब देखिए बहुत सारे काउंटर्स डिस्कस करने, और क्विकली मैं अंशुल जी के पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कल ना ही सिर्फ क्रूड में एक अच्छा मूवमेंट आया, बल्कि बेस कमोडिटीज और साथ ही प्रेशियस मेटल्स में भी बहुत अच्छा रीबाउंड था। गोल्ड और सिल्वर को छोड़ भी दे तो एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, इन सब में एक अच्छा अपटिक दिखा, और कल कहीं ना कहीं कुछ मेटल काउंटर्स ऊपर जा भी रहे थे। अंशुल जी, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो कि आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि कल के बाजार में भी कई सारे मेटल काउंटर्स अच्छी तरीके से ऊपर आए थे।
देखिए मिडिल्स में हम प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे हैं, वेदांता, हिंडाल्को, हिंजिंक, हिंद कॉपर, और कंटिन्यूसली मैं मेंशन करते आ रहा हूं कि क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ सिर्फ इस समय टाटा स्टील में दिख रही है। तो अगर आपको मिडिल काउंटर्स में रहना है तो आपका क्लियर फोकस टाटा स्टील में होना चाहिए। 224 240 के टारगेट के साथ ये थोड़ा सा स्विंग ट्रेड रहेगा। इंट्राडे के फिर लेवल्स चेंज हो जाएंगे, डेज चेंज हो जाएंगे, जब टाइटनेस आएगी तब ब्रेकआउट बाय करना है। जैसे कल ओपन लो के साथ शुरुआत हुई थी तो कल एक इंट्राडे ट्रेड बन सकता था, बट इट इज मोर ऑफ अ स्विंग ट्रेड काइंड ऑफ अ स्टॉक, जहां पे आपको 224 240 के टारगेट के साथ हर डिप पे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ऐड करना चाहिए। दूसरा, क्रूड ऑयल में कल 4% मूव जरूर आया है, लेकिन 4 हफ्ते पहले की अगर नाइमेक्स पे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स देखें, हाई बना था $66.4 और लो था $60.4। ये तीसरा हफ्ता है जब हम उसके अंदर इनसाइड बार ही ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी भी क्रूड पे ब्रेकआउट बना नहीं है। 66.4 के ऊपर जब ब्रेकआउट बनता है तब कंसर्न स्टार्ट होगी, और मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट का सबसे पहला इंडिकेशन आपको ट्रूथ सोशल पे मिलेगा, तो वहां पे जरूर वॉच रखना चाहिए। क्रूड पे कब ब्रेकआउट आ रहा है इसके इंडिकेशन चार्ट से ज्यादा ट्रूथ सोशल से मिलेंगे। ठीक है, ये राय हो गई। अच्छा, टाटा स्टील को लेकर ना मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई है और उनका ये कहना है कि जो सेफगार्ड ड्यूटी जो लगाई गई है वो पॉजिटिव है, और वो भी 240 के टारगेट दे रहे हैं। अंशुल जी के जो टारगेट हैं 224 रुपये और 240 रुपये के, तो इस पर आप नजर रख के चलिएगा। एक और शेयर फोकस में रहेगा, वो है आज एमसीएक्स का, क्योंकि हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर में लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ आई। हालांकि आज ऊपरी स्तरों पर फिर से थोड़ा सा दबाव है, लेकिन 2700 रुपये से गिरते गिरते एमसीएक्स का शेयर आ गया था 2300 रुपये के नीचे। कल हमने बाइंग देखी और हो सकता है कि आज बाइंग मोमेंटम सस्टेन करे एमसीएक्स में। एमसीएक्स को लेकर रचित जी, आपका व्यू क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अभिषेक सर, आप जो बात कह रहे हैं उसी के साथ मैं इनलाइन एक्सपेक्टेशंस लेके रखा हूं, इसीलिए हमने आज ओपनिंग ट्रेड में भी एमसीएक्स को अपने कवरेज में रखा है। जो मार्जिन कूल ऑफ होते हुए दिखे हैं उससे थोड़ी लिक्विडिटी आपको एनहांसमेंट होता हुआ दिखेगा और डेफिनेटली रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट आएगा। और अब कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश हो रही है जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी, अपना एक बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे बुलियन कमोडिटीज। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है, बट अगर हाँ थोड़े से टाइम के लिए यहाँ कंसोलिडेशन करते हैं फर्दर करेक्शन चालू करने के पहले, तो यहाँ पे रेवेन्यू मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, और ये जो दो हमारे टारगेट्स हैं ये भी आज मैं समझता हूँ आपको हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। एमसीएक्स को लेकर व्यू है 2480 2680 रुपए के टारगेट है। एनसीसी का शेयर भी आज फोकस में रहेगा, लेकिन जो डेवलपमेंट है कंपनी के लिए वो काफी ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि इनकी सब्सिडरी को एनएचएआई के प्रोजेक्ट में बोली लगाने पर पाबंदी लगाई गई है और ये 2 साल तक बोली लगा नहीं सकेंगे। अब एनसीसी वैसे देखा जाए तो स्ट्रांग कंपनी होती थी, लेकिन काफी ज्यादा निराश किया। अगर पिछले साल भर की भी बात अगर करें, 150 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और प्रेशर में लगातार ये शेयर रहा है। वैल्यूएशंस अगर कोई देखे तो फिर वो लगेगा कि हम हमारा काफी आकर्षक है, लेकिन प्राइस ने कहीं भी लोगों को भरोसा दिया नहीं है। अंशुल जी, आपका व्यू एनसीसी को लेकर? एक्चुअली जो मैं कहना चाह रहा था कि स्टॉक अंडर परफॉर्मर है। 12 हफ्ते में आप देखेंगे 36% करेक्ट हुआ है और 78 हफ्ते में देखिए तो 61% करेक्ट हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से। मेजर सपोर्ट 134 रुपए पे है। मे बी इस खराब खुले या नहीं भी खुले तो स्लो एंड स्टडी हम 134 मेजर सपोर्ट है, ये टेस्ट हो रहा है। अगर कोई बुलिश एक्शन मिलता है तो एक बाउंस बैक प्ले किया जा सकता है, बट ओवरऑल स्टॉक एक्सट्रीमली वीक है। बिल्कुल, तो ये राय आपको एनसीसी के ऊपर नेगेटिव खबर आई है और उसके हिसाब से आपको राय अंशुल जी की तरफ से मिलती हुई। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे मेहमानों के पैनल को थोड़ा और बड़ा करते हैं। हमारे साथ जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट मार्केट स्मिथ इंडिया से मयूरेश जोशी जुड़ रहे हैं। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और पहली जो राय मुझे आपसे चाहिए वो पावर कंपनियों पे चाहिए। पावर ट्रेड में हम बात कर रहे हैं और पावर कंपनियों पे राय चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो खबर आई है ना, वो ये आई है कि गवर्नमेंट मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स वो ले आते हैं उनसे ऊपर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में छूट देने का, 100% एग्जेम्पशन देने का प्लान कर रही है। ये खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से। एनटीपीसी, अडानी पावर, कोल इंडिया, इन तमाम कंपनियों के लिए हो सकता है ये पॉजिटिव हो। क्या रुख आपका पावर कंपनियों पे बनता है? कोई ऐसी कंपनी जो आपके लिए प्रेफर्ड बेट के तौर पे हो?
वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, आई थिंक एज अ थीम वी जस्ट रिलीज्ड अ रिपोर्ट कुछ दिनों पहले, जहां हमें लगता है कि पावर एंसेलरीज शुड कंटिन्यू डूइंग वेरी वेल अगले कुछ वर्षों के लिए। हैविंग सेड दैट, स्पेसिफिकली आई थिंक जो एक्सपेंशंस हो रहे हैं, आप अगर देखें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी बन सकती है पावर स्पेस के लिए, ये बहुत बड़ा खेमा बनने वाला है इंडियन इकोसिस्टम में। 6 गीगावाट आवर्स के आसपास एक्सपेक्टेड कैपेसिटीज FY28 एंड तक, और लगभग 10 गीगावाट आवर्स बाय FY30 होने की उम्मीद है। जो ट्रांसमिशन केपेक्स हो सकता है वो 9 लाख करोड़ के ऊपर हो सकता है। रिन्यूएबल्स 500 गीगावाट तक लेने जाने की क्षमता सरकार के आई थिंक एक रोड मैप में है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक हम जो एक्सपेक्टेशन बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम, नए ऑर्डर्स विद बेटर मार्जिन्स, टाइमलाइंस के साथ ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीजें आई थिंक प्ले आउट होंगी। तो एज अ प्ले आई थिंक CPSE इंडेक्स इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्सेस टू प्रॉब्ली प्ले विद, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिर्फ सरकारी बैंक्स मिल रही हैं, बट काफी सरकारी पावर कंपनीज भी मिल रही हैं। सो आई थिंक एन इनडायरेक्ट वे ऑफ प्लेइंग दिस एंटायर थीम कैन बी थ्रू द CPSE इंडेक्स। और स्पेसिफिक कंपनी जो हम होल्ड करते हैं हमारे पोर्टफोलियोज में, लोकल और ग्लोबल दोनों, इज क्यूमिंस इंडिया। हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है, नॉट जस्ट विद द एंटायर पावर इक्विपमेंट इकोसिस्टम, बट डेटा सेंटर्स का जो खेमा उभर के आने वाला है इंडियन इकोसिस्टम में भी। 40% ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी या इबिट कम्स फ्रॉम डेटा सेंटर्स, और ये ऑर्डर्स बढ़ते ही जाएंगे। तो आई थिंक ये दोनों थीम्स शायद क्यूमिंस इंडिया के फेवर में प्ले आउट हो, और इसलिए आई थिंक क्यूमिंस इंडिया बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम द, जैसे मैंने कहा, CPSE इंडेक्स इज द बेस्ट वे टू प्रॉब्ली प्ले दिस। अच्छा देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस की ना यही खूबसूरती है कि आपको थीम्स कनेक्ट होकर मिल जाती हैं और कुछ आइडियाज़ आपको ऐसे मिल जाते हैं जो पर्टिकुलर उस शेयर पे भले ही ना हो, लेवल्स उस शेयर के भले ही ना हो, लेकिन आपको आइडिया मिल जाए कि और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकती हैं। ये फ़ायदा फंडामेंटल एनालिसिस का भी है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो कुछ और एक्शन वाले शेयर हमारे साथ हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, प्री ओपन के लेवल्स देखने हैं, तो तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद। है कुणाल परार हमारे साथ हैं, अंशुल जैन हैं, रचित खंडेलवाल हैं, और इसके अलावा आपको फंडामेंटली गाइड कर रहे हैं मयूरेश जोशी। बाजार के लिए आज जो संकेत निकल के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चौका तो लग जाएगा। 3 सत्र की तेजी हो गई है। 3 सत्र में लगभग 350 अंकों के आसपास का उछाल निफ्टी में आया है, लेकिन कल हमने देखा कि काफी क्रूशियल लेवल निफ्टी ने पार किया, वो था 25,800 का, और गिफ्ट निफ्टी से 40-50 अंक ऊपर खुलने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि ये जो लेवल आ रही है प्री ओपन के लेवल है, इस पर आप ट्रस्ट मत कीजिएगा। ये लेवल सेटल होंगे अब से 7 से 8 मिनट के बाद, 9:08 के आसपास ये लेवल सेटल हो जाते हैं। फिलहाल तो 450 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा, बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिएगा इस पर, ये ऐसे लेवल आ रहे हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स पर आगे चर्चा करते हैं। एक बार लेवल जब सेटल हो जाएंगे तो उन पर जरूर अपने एक्सपर्ट्स का हम व्यू लेंगे। ABB के नंबर आज आने वाले हैं, और हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर हैं ना, उनमें लगातार तेजी बनी हुई है। ABB में भी हमने बढ़िया रनअप देखा है नतीजों के पहले। राय इसको लेकर आपसे चाहिए कुणाल जी, ABB नतीजों से पहले ही आप खरीदने की सलाह देंगे? वेल, नतीजों से पहले यहाँ पे खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि नतीजों के टाइम पे एक टाइम था जहां पे अच्छे नतीजों पे स्टॉक चल जाता था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि अच्छे नतीजों पे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। सो व्यू यहाँ पे नतीजों के पहले खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, बट हाँ, टेक्निकल पर्सपेक्टिव बहुत ही बढ़िया है ABB का। कल के दिन में देखने जाए तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है 21 × 200 डेज मूविंग एवरेज का। इतना ही नहीं, अगर स्टॉक आज के दिन में ऊपरी लेवल पे अगर सस्टेन होता है 5,930 के ऊपर, तो फ्लैग फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट आएगा। एंड स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है 5,413 के लेवल का। यानी मल्टीपल ऐसे इक्वेशन है टेक्निकल स्ट्रक्चर के बेस पे, जिसके बेस पे एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट हाँ, रिजल्ट है तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है। एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, वॉलेटिलिटी सेटल डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। ठीक है ABB को लेकर ये व्यू हो गया। आज बाजार में ये भी संभव है कि IT स्टॉक्स जो कमजोरी कल के सत्र में दिखा रहे थे 2 दिनों की तेजी के बाद, शायद फिर से लोअर लेवल से बाइंग आए।
क्योंकि टीसीएस को लेकर खबर आई कि उन्होंने ओपन एआई के साथ एक करार किया है और वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। मयूरेश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस सॉफ्ट हो गए हैं आईटी स्टॉक्स के। वैल्यूएशंस भी अगर हम देखेंगे तो अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन उसमें भी सॉफ्टनेस आई है। आपकी राय क्या होगी आईटी स्टॉक्स को लेकर, और कोई पसंदीदा शेयर जिनमें आप खरीदारी की सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, दो चीजें। एक, आई थिंक ये पूरी डिसरप्शंस एआई को लेके जो हो रही है और जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं काफी मेजर प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म कंपनीज यूएस में, हाइपर स्केलर्स भी, तो हम मेटा की बात करें, गूगल की बात करें, अल्फाबेट की बात करें, आई थिंक देयर इज अ सिग्निफिकेंट एलोकेशन टुवर्ड्स एआई। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जैसे जैसे नए मॉडल्स उभर के आते रहेंगे एक एडेड प्रेशर आते रहेगा ट्रेडिशनल आईटी बिजनेसेस के ऊपर। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द डेटा दैट इटसेल्फ इज रिक्वायर्ड एआई प्रोसेसिंग के लिए काफी क्लीन डेटा लगता है, और इसलिए आई थिंक काफी कंपनीज को जो अपना डेटा है या जो डेटा पॉइंट्स है इसे रैशनलाइज करने पड़ेंगे, जिसकी जरूरत आई थिंक ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज के उनको लेनी पड़ेगी। सो कहीं ना कहीं आई थिंक अगले कुछ क्वार्टर्स तक काम तो आते जाएगा, बट जैसे ये स्केल अप होते जाएगा इन टर्म्स ऑफ द एंटायर एआई इकोसिस्टम, कहीं ना कहीं आई थिंक आर आईटी कंपनीज विल आल्सो नीड टू अडेप्ट एंड अडेप्ट देमसेल्व्स प्रीटी फास्ट। सिर्फ एक्विजिशंस या इनऑर्गेनिक ग्रोथ करके काम बनेगा नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक इंटरनली एज वेल अपस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉइज से लेके capex in terms of certain products and platforms, specifically agentic AI agents के पास develop करने के लिए across application layers, या even within the systems itself, in terms of decision making enablement as a process in terms of Substack, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तीसरा, आई थिंक एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज आज के तारीख में भी बहुत कम है। TCS is only 6%, Infosys is 5.5%. So that has to drastically change if the entire globe is probably moving towards that over the next few years. Last but not the least, I think जो एक additional capex upskilling का खर्चा हो सकता है, जो business model थोड़ा weak हो सकता है, along with जो changes हम expect कर रहे हैं in terms of प्राइसिंग या मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन शायद ना हो अगले कुछ वर्षों के लिए, तो जो वैल्यूएशंस पे ये एक्सपेक्ट करने चाहिए ट्रेड करने के लिए ग्रोथ के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ, ये थोड़े धीमे पड़ जाते हैं। पुटिंग ऑल दिस इन समरी, कहीं ना कहीं आई थिंक स्ट्रक्चरली प्राइस डैमेज मेरे हिसाब से हो चुका है, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो चुके हैं। केस इन पॉइंट, इन्फोसिस इज नाउ ट्रेडिंग एट 19.5 times compared to its mean standard deviations of 20 times. तो कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस हैव बिकम रीजनेबल। अडेप्ट कैसे करती हैं मॉडल्स को, ये स्ट्रीट शायद देखना चाहेगा, पर उसको समय लगने वाला है। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक ये पूरा सेक्टर शायद एक लंबा टाइम या प्राइस कंसोलिडेशन से गुजरे। ऑलराइट, तो चलिए आईटी सेक्टर पे ये नज़रिया कि कहीं ना कहीं जो प्राइस वाइज करेक्शन है वो फिलहाल हो सकता है, और वो आई थिंक मयूरेश की व्यू में वो ओवर है। अब देखते हैं कि किस तरीके से रिकवर करते हैं आईटी काउंटर्स, पर थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। बट एक और काउंटर जिसकी चर्चा करते हैं वो है कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पर उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है फ्रांस की कंपनी से। 2000 करोड़ रुपए का इनको फिलहाल ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं, और हाल फिलहाल कई सारे ऑर्डर विंस हम आते हुए इसके लिए भी देख रहे हैं, और बाकी कंपनीज भी बस कर रही हैं जिसमें GRSE भी शामिल है। बट एक बार रचित, आपका व्यू कोचिन शिपयार्ड पे कैसे देख रहे हैं आप इसे? शिश, देखिए, प्रैक्टिकली जब से EU ट्रेड डील हुई है कंटिन्यूसली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। डिफेंस एंड स्पेसिफिकली मरीन डिफेंस, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अब हाई हो गई हैं, वहां से अच्छे ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। धीरे धीरे अब आपको देखने को भी मिल रहा है। तो जो हम बिल्कुल एक क्लियर केस बोल रहे थे कि इट विल नॉट मूव, ऐसा नहीं है। आप डिफेंस एज अ स्पेस और मरीन डिफेंस में स्पेसिफिकली अच्छा स्टांस अपना मेंटेन कर सकते हैं। हल्का सा आप देखिए, एक कंसोलिडेशन चल रहा है पूरे स्पेस में, चाहे कोचिन शिपयार्ड देख लें या मज़गाओ डॉक देख लें। अभी हम कोचिन शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पोजीशनड है, एक बार 1580 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको इसमें एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा, और 1650 और 1650 के बाद बहुत कंफर्टेबली ये 1820 तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। इन वेरी नियर टर्म एक क्लियर केस बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। मेरी समझ से अब हमें थोड़ा सा फोकस अपना वापस से स्टार्ट कर लेना चाहिए डिफेंस एज अ स्पेस में।
ऑलराइट, तो चलिए डिफेंस काउंटर्स पसंद है और आज कोचिन शिपयार्ड पर नज़र भी रखेंगे, बट एक और काउंटर जो कि आज फोकस में रहेगा वो है डिक्सन टेक, क्योंकि यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट आई है। आमतौर पर CLSA के जो भी रेटिंग अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स होते हैं उन पे एक मूवमेंट ज़रूर आता है, बट क्या डिक्सन टेक पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बीटन डाउन काउंटर है, ये देखना सबसे ज़्यादा अहम होगा। CLSA ने अपनी रेटिंग डाउनग्रेड भी की है और टारगेट प्राइस भी घटाया है। रेटिंग डाउनग्रेड करके अब होल्ड की रेटिंग कर दी है और लक्ष्य 15,800 से घटाकर 12,100 कर दिए हैं। और आज देखें स्टॉक में थोड़ी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत, और कल की भी जो अगर हम क्लोजिंग देखें तो वो भी CLSA के टारगेट प्राइस से कम की ही थी। एक बार कुणाल, आपका व्यू किस तरीके से देख रहे हैं आप डिक्सन टेक को चार्ट्स में? क्या यहाँ से और वीकनेस हावी हो सकती है या इन स्तरों पे थोड़ा स्टेबल होना चाहिए? लग रहा है कि स्टॉक स्टेबल यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि रिसेंट जो गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली 9,800 के लेवल पे, और उसके बाद स्टॉक ने अपने आप को संभाला है, साइडवेज मोमेंटम में है, 21 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्लस पिछले टाइम में यानी कि अगर मैं 2024 की बात करूँ तो स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था 10,600 के अराउंड का, तो उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि वो जो बॉटम था उसका सपोर्ट तो ले लिया है काउंटर ने। नो डाउट आज अभी थोड़ा सा ये -1% नीचे चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर नई पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे बना के जा सकते हैं। 11,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है, एंड जो गैप ओपनिंग स्टॉक ने दिया था उसका जो लोअर बैंड है वो लोअर बैंड का भी काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है, जो 10,500 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि 11,400 से लेकर 11,000 के बीच में आप पोजीशन जमा कीजिए, लोअर लेवल पे 10,500 का एक एसएल मेंटेन करके रखिए। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एटलीस्ट 11,800 का पहला टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है, और जिस दिन 11,800 ब्रेक करेगा वन वे रैली में हमें 13,000 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए डिक्सन टेक यहाँ पर रखेंगे नज़र। हो सकता है कि थोड़ा सा स्टेबल हो चुके हैं, पर CLSA के एक पॉइंट को मैं हाईलाइट ज़रूर कर देती हूँ। वो भी कह रहे हैं कि अब AI जो है वो कहीं ना कहीं मेमोरी चिप्स में आती हुई दिख रही हैं, जिससे होगा ये कि जो भी फ़ोन की स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी। ऐसे में डिमांड और प्राइजेज ऐसी चिप्स के जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और जो लो एंड कंज्यूमर्स हैं हो सकता है उनके लिए स्मार्टफोन के प्राइजेस बढ़ते हुए दिखें, तो डिक्सन टेक की डिमांड को खतरा है, ये CLSA का कहना है। देखते हैं आज स्टॉक का एक्शन। पर चलिए, हम 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि आज के कौन से हैं वो नवरत्न स्टॉक। सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी रविंदर के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। रविंदर, बताइए। जी बिल्कुल, आज के नवरत्न में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स है, आज काफ़ी फोकस में रख सकते हैं। यहाँ पर US वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर टॉक्स में जो है US रेड लाइंस एड्रेस नहीं की, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री फोर्सेस यूज़ करने का ऑप्शन रखा है, जिसके चलते क्रूड प्राइस में जो है करीब 4% का यहाँ पे उछाल देखने को मिला, जिसके चलते ये नेगेटिव हो सकता है OMC स्टॉक, स्पेन स्टॉक, टायर स्टॉक और एविएशन कंपनीज के लिए। वहीं ONGC और ऑयल इंडिया के लिए जो है पॉजिटिव हो सकता है। पावर स्टॉक आज फोकस में रह सकता है, जैसे कि अडानी पावर, NTPC और कोल इंडिया, जहां पर एज पर सोर्सेज गवर्नमेंट मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को बड़ा रिलीफ देने की जो है प्लानिंग कर रही है, और प्रोजेक्ट इक्विपमेंट पर कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटीज से जो है 100% एग्जेम्पशन मिल सकती है, जिसके चलते सभी पावर स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर NCC आज फोकस में रह सकता है, यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ के चलते, जहाँ पर कंपनी की आर्म और उसको जो है NHAI से डिपार्टमेंट ऑर्डर मिला, जिससे कि कंपनी अगले 2 साल तक कोई भी जो NHAI के टेंडर रहेंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, जिसके चलते स्टॉक में जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ पर कंपनी फ्रांस बेस्ड CMA CGM के साथ कंपनी ने 2000 करोड़ से ज़्यादा का मेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और कॉन्ट्रैक्ट LNG फ्यूल फीडर कंटेनर वेसल के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए। FMCG स्पेस से HUL आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी अगले 2 साल में जो है 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी ने अप्रूवल दे दिया, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। MCX की बात करें तो यहाँ पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर पर एक्स्ट्रा मार्जिन रिमूव कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 19 Feb, और गोल्ड फ्यूचर पर 3% एक्स्ट्रा मार्जिन स्क्रैप किया गया है। वहीं सिल्वर फ्यूचर पर जो है 7% एडिशनल मार्जिन जो है विड्रॉ किया गया है, जिसके चलते MCX आज फोकस में रह सकता है।
फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डी भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी यूके बेस्ड मर्क्यूरी फार्मा के साथ एक कंपनी ने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि कंपनी प्रोगाइनोवा और साइक्लो प्रोगाइनोवा ट्रेडमार्क्स और इंडिया रिलेटेड एसेट्स को जो है 32.15 मिलियन डॉलर में एक्वायर करेगा, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। टेलीकॉम स्पेस से तेजस नेटवर्क फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से करीब 70 करोड़ का यहाँ पे 70 करोड़ कंपनी को रिसीव हुआ है, और ये FY25 के फाइनल 15% इंसेंटिव पेमेंट है अंडर PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट, जिसके चलते तेजस नेटवर्क भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर डिक्सन टेक फोकस में रह सकता है नेगेटिव ब्रोकरेज के चलते, जहाँ पर CLSA ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है होल्ड पर, जो इनका पहला रेटिंग था एक्यूमुलेट, और टारगेट प्राइस जो है 15,880 से घटाकर जो है 12,100 का रखा है, जिसके चलते स्टॉक में जो है नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये है 9 के नवरत्न जो आपको नजर रखनी है 9 खबरों पर, 9 शेयरों पर। चलिए एक शेयर पर राय लेते हैं। जो शेयर है वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक का। देखेंगे अगर कल के मार्केट में ना, तो कल क्लोजिंग के समय में 7% की बड़ी तेजी के साथ ये बंद हुआ है, और कल खबर तो समझ नहीं आई थी क्योंकि ये खबर आई नहीं थी। आज जो खबर आई है वो ये आई है कि प्रोजेक्ट इक्विपमेंट जो होते हैं मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के, उनके कस्टम्स और एक्साइज पर 100% एग्जम्पशन की बात चली है, सोचने से ये खबर है। कल उछाल देखने को मिल गया था। क्या ये शेयर इसका बेनिफिशियल होगा, और अगर होगा तो क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जरा इस पर एक राय लेते हैं कुणाल पराग जी से। कुणाल जी, जरा चेक कीजिए एक बार इसको, टेक्नो इलेक्ट्रिक को। टेक्नो इलेक्ट्रिक की बात करें, फिलहाल जिस हिसाब से ये स्टॉक में मोमेंटम है, एक बढ़िया लेवल स्टॉक अभी दिखा रहा है 1160 के अराउंड अभी प्री ओपनिंग में स्टॉक दिखा रहा है, एंड व्यू पॉजिटिव साइड का है। आप देखिए एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिलता है। 21 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो प्रीवियस जो बॉटम था 880 का, उसी का सपोर्ट लेके काउंटर यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है। तो एक रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन प्रेजेंट लेवल से रख सकते हैं, खरीदारी करके जा सकते हैं। 1160 के अराउंड है लोअर लेवल पे। हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलने को 1080 का होगा। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 1159 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे 1220 का पहला टारगेट है जो हमें दिखा सकता है। 1220 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 1320 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी कि 1314% की मोमेंटम ये स्टॉक आपको प्रेजेंट लेवल से दिखा सकता है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 1080 के एसएल के साथ टेक्नो इलेक्ट्रिक। ठीक है, 1080 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है आपके लिए टेक्नो इलेक्ट्रिक में। आधे % से थोड़े से ज्यादा की गेंस के साथ खुलने के संकेत ये शेयर दे रहा है। 1160 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको नजर आएंगे। चलिए बाजार की शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे और पॉजिटिव शुरुआत होगी 50 अंक ऊपर, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था। लगभग उसी तर्ज पर बाजारों की आज शुरुआत होगी। 25,873 के आसपास निफ्टी खुलेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज सेंचुरी लगेगी शुरुआत में, 61,600 के ऊपर निफ्टी बैंक की शुरुआत होगी। और प्री ओपन से जो ब्रॉडर मार्केट की जो पिक्चर है वो भी आज बेहतर दिखाई दे रही है। लगभग 1100 से ज़्यादा शेयर हम देख रहे हैं कि बढ़त के साथ खुलने जा रहे हैं, और 600 शेयर कमजोरी के साथ आज शुरुआत करेंगे। ONGC होगा टॉप गेनर, कल टॉप लूजर था, लेकिन कच्चे तेल का खेल ONGC के पक्ष में आज है, और इसी के चलते वहां पर आपको बेहतर शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। इन्फोसिस, विप्रो जैसे, TCS जैसे शेयरों में भी आज हम देखते हैं कि बाइंग स्ट्रेंथ लौटेगी। शुरुआत हो गई है 40 अंक ऊपर निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 50 अंकों की तेजी। तो एक सधी हुई शुरुआत हल्की सी तेजी के साथ पार्टिसिपेट करने का मौका शायद ज्यादा मिलेगा आज। और आप देखिए ONGC है टॉप गेनर, करीब 2.25% के आसपास की तेजी, यानी कि कल जो ONGC ने गवाया आज पूरा का पूरा हासिल कर लिया, क्योंकि क्रूड में आया है उबाल। 4% की तेजी के साथ ब्रेंट क्रूड का भाव निकला था $70 के ऊपर। IT स्टॉक्स बाजार को आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आप एक लाइन से देखिए, टेक महिंद्रा, एशियल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ये सारे के सारे शेयर, यानी कि 10 में से 5 शेयर आज IT वाले हैं जो सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्रूड के चलते आप देखेंगे कि एविएशन कंपनीज, टायर कंपनीज, पेंट कंपनीज, OMCs ये थोड़े से प्रेशर में रहेंगे। और इंटरग्लोब का जो शेयर है वो है 1% नीचे। निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है और इकलौता शेयर है जहां पर 1% से ज्यादा की हम कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि निफ्टी और निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों पर थोड़े वोलेटाइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक तो अब लाल निशान में भी फिसल गया है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का जो टेक्सचर है वो निश्चित तौर पर अच्छा है। 1250 शेयर ऊपर है, 750 शेयर ने की है गिरावट के साथ शुरुआत।
एचसीएल टेक इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर, 0.25% की तेजी, और इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस भी, विप्रो भी 1% से ज्यादा की गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। और मेटल स्टॉक्स भी कल की तेजी को आज सस्टेन करने की कोशिश में है। टाटा स्टील, हिंडाल्को में लगभग 1% के आसपास की तेजी है। लेकिन वायदा का टॉप गेनर है आज ऑयल इंडिया, करीब 3% की तेजी। ऑयल इंडिया को चलना ही था, कल हमने गिरावट देखी थी, तो पूरी की पूरी भरपाई हो गई है। और एमसीएक्स इस वक्त लीडर है एफ&ओ स्पेस में, 3% के गेंस, कल 2-2.25% ये शेयर चला था। लेकिन जिस तरह से गोल्ड सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो अतिरिक्त मार्जिन लगाया गया था, उसको हटाया गया है, उसके चलते एमसीएक्स में स्ट्रेंथ आई है और 2400 रुपए के ऊपर शेयर निकल गया है। तो 2300 रुपए के नीचे गया था, वहां से रिकवर करके अब ये 2400 रुपए के ऊपर आ गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेटल पैक में वेदांता, नाल्को जैसे शेयर भी आज बाजार को सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये ऑयल वाला इंपैक्ट बाजार में निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। एक बार कुछ बड़े शेयरों को जरा हम चेक कर लेते हैं। आप देखिए, रिलायंस का शेयर करीब 0.25% नीचे है। रिलायंस देखिए एक्सप्लोरेशन करती है, थोड़ा उसके लिए बेनिफिशियरी है, कच्चे तेल का उबाल होता है, लेकिन ज्यादातर जरूरतों के लिए, लगभग 50% अपनी जरूरतों के लिए ये क्रूड इंपोर्ट भी करती है। और अगर क्रूड महंगा होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो निश्चित तौर पर रिलायंस को उसका झटका लगता है। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल निशान में आपको फिसलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम निफ्टी के कुछ और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो गिरावट नेस्ले, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस लगभग 0.5% के आसपास कंजम्पशन से जुड़े ये सारे के सारे शेयर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट में भी आज हम नरमी देख रहे हैं। तो कंजम्पशन की जो स्थिति है निश्चित तौर पर आपको थोड़ी ढीली नजर आएगी। जरा बड़े मूवर्स को चेक कर लेते हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और गॉडफ्रे फिलिप्स, कल हमने देखा था कि सर्किट लगा था 20% का, आज फिर से उछाल है लगभग 5% के आसपास का। ये एक कंपनी हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज 4% ऊपर है। ऑयल इंडिया में 2.5% के गेंस है। जमुना ऑटो 3% ऊपर। सीआईई ऑटो आज हम देखें कि 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट में तेजी है। हिंदुस्तान कॉपर आज फिर से चल रहा है करीब 2% ऊपर। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 2 से लेकर 5% के आसपास की तेजी है। लेकिन गिरावट कहां पर है? गिरावट है एनसीसी में, क्योंकि झटका लगा है। ये एनएचआई के प्रोजेक्ट में 2 साल तक ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उनके टेंडर में इनकी एक सब्सिडरी को बैन किया गया है। अवंती फीड में करीब 3% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा रत्नाबड़ी मेटल कल तूफानी रफ्तार से ये शेयर चला था, आज 3% के आसपास की प्रॉफिट टेकिंग इसमें है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक भी कल दौड़ा था 9 से 10%, आज 2% के आसपास की गिरावट इसमें है। और ओएमसी स्टॉक्स में आप देखिए एचपीसीएल कमजोर है करीब 2% के आसपास। बीपीसीएल की बात करें तो गिरावट लगभग 1.5% के आसपास के है। और अगर हम आईओसी की बात करें तो यहां पर गिरावट लगभग 1% के आसपास की है। तो क्रूड में उबाल के चलते इन शेयरों पर इंपैक्ट निश्चित तौर पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। कुछ सरकारी शेयरों की अगर हम और बात कर लें तो आप देखेंगे कि बीएचईएल में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। और इसके अलावा ईएमएस शेयरों में डिक्सन आज 1% नरम है। सीएलएसए की एक नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, सीएलएसए ने इसको डाउनग्रेड किया और टारगेट घटा के कर दिया था 12,000 रुपए का। तो ये आज थोड़ा सा आपको प्रेशर दिखाई देगा। तो बाजार में आज थोड़ा डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक नरम, निफ्टी में थोड़ी सी तेजी। इंडेक्स चेक कर लेते हैं। आईटी का सपोर्ट तो है, और अगर हम सबसे ज्यादा चढ़ने वाले सेक्टर की बात करें तो आईटी ने कल जितना गवाया, कल 1.25% आईटी इंडेक्स गिरा था, आज पूरी की पूरी भरपाई हो गई है। इसके अलावा मेटल हो गया, ऑटो, सरकारी बैंकों में सिलेक्टिव बाइंग, फार्मा में सिलेक्टिव बाइंग, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, प्राइवेट बैंक, एफएमसीजी, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहां से आज है बाजार पर दबाव। तो 25,850 के आसपास से निफ्टी देखा जाए। इंडेक्स लेवल पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने लगा दिया है तेजी का चौका। सीधे चलेंगे एक्सपर्ट के पास और उनसे जानेंगे ओपनिंग के शानदार पिक्स। तो चलिए, मार्केट्स की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कहां पर दिख रहे हैं आपके लिए मौके, ये समझेंगे एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से। और अंशुल, आप ही शुरुआत करिए, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नजर? देखिए, पहले 2 अपडेट दे देता हूँ। एक, कल महाराष्ट्र बैंक बाई दिया था 68 रुपीस में, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। हाई बना है 69.85 का, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओपनिंग में बजाज ऑटो दिया था 9970 पे, ये भी डे हाई पे चल रहा है 10,057, तो यहाँ पे भी लगभग 80 रुपए 90 रुपए मिल रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
और ओपनिंग में आपको बाई करना चाहिए सोना कॉम्स में ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है। पोल कंप्लीट होने के बाद 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हुआ। 10 डे मूविंग एवरेज पे भी 2 दिन अटका, आज ओपन लो के साथ चल रहा है। 538 पे बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 530 का रहेगा और टारगेट 550 का रहेगा। तो ओपनिंग में सोना कॉम्स बाई करके चलना चाहिए। तो चलिए ऑटो एंसिलरीज में फिर से एक बार रिबाउंड देखने को मिल रहा है। सोना कॉमस्टार यहाँ पर बाय करने की फिलहाल सलाह है। पर कुणाल, अब आपसे समझेंगे, बताइए कहाँ पर देख रहे हैं आप मौके? वेल, सबसे पहले अपडेट दे देते हैं जैसे अंशुल जी ने दिया है। कल के दिन में मिड कैप मसाला में हमने टोरेंट पावर दिया था। 1535 का हमारा टारगेट था। आज 1535 के ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है एंड बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। टोरेंट पावर तो पार्टी प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, पार्टी पोजीशन होल्ड करके चलनी चाहिए। कोलपाल भी दिया था, कोलपाल में भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। नियर टू टारगेट है, इसको होल्ड करके चलने की सलाह है ना। ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो टीडी पावर है जो बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक फिलहाल 898 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 898 प्रेजेंट लेवल पे आपको टीडी पावर यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे 860 860 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट 925 का होगा। 925 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 975 के दूसरे टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो टीडी पावर प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चले 860 के एसएल के साथ। टीडी पावर यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 860 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। बट अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, गौरव का स्वागत करेंगे। और गौरव, गुड मॉर्निंग। देखिए, ओपनिंग हो चुकी है, एक अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। हालांकि निफ्टी बैंक अभी लाल निशान में फिसला है, बट ऐसे में बताइए आप कहाँ देख रहे हैं मौके? यस सर्टनली, थोड़ा सा एक ऊपरी स्तरों से कुछ प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं देखने को मिल रही है यहाँ से बैंकेक्स के अंदर। निफ्टी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि 900 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो फिर 26,000 का एक स्विफ्ट रन अप हमें क्वाइट पॉसिबल इंट्राडे में ही है। देयरफॉर बुलिश बायस के साथ हम अपना ट्रेड को शुरुआत करेंगे। जो 2 स्टॉक्स मैंने चुने हैं, तो पहला स्टॉक है उसमें बैंकिंग स्पेस से ही है, एयू बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी समय से हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट सून। 1023 का करंट मार्केट प्राइस है, बाय कर सकते हैं। 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस लेना है एंड 1080 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। जो दूसरा स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है आज के लिए, दैट इज डेटा पैटर्न्स। डिफेंस स्पेस से है, एक अच्छा मूव आने की गुंजाइश है। ऑलरेडी बॉटम से काफी अच्छी बाइंग आ चुकी है, अब एक फर्दर अप मूव आता हुआ मुझे और दिखाई दे रहा है इसके अंदर। एट अ करंट मार्केट प्राइस दैट इज 2881 बाय कर सकते हैं। 2810 का स्टॉप लेना है एंड 3120 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले लगभग 1 हफ्ते में। तो चलिए, यहाँ पर 2 कॉल्स आती हुई, डेटा पैटर्न्स और साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन पर नज़र ज़रूर रखेंगे। बट आज देखिए, इंटरग्लोब एविएशन जो है वो बन चुका है निफ्टी का टॉप लूज़र। लगभग 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट फिलहाल ये काउंटर दिखा रहा है। और महेश, एक बार आपका टेक देखिए, कच्चा तेल यहाँ पर एक स्पाइक आते हुए दिखा है और जिस तरीके से एविएशन फ्यूल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्या आपको लगता है कि नियर टर्म कंसर्न्स थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन के लिए? क्योंकि अभी तो उन्होंने थोड़ा सा वो उभरे थे, जो दिसंबर महीने में उन्होंने दिक्कतें फेस की थी। साथ ही अब नए पायलट्स, जिस तरीके की नए नॉर्म्स को लेकर जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ये कॉस्ट इम्पैक्ट नियर टर्म में ऑलरेडी एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट क्या क्रूड और थोड़ी चिंताएं बढ़ा सकता है? कंजर्वेटिव ऑफ अर्निंग्स होती है एविएशन कंपनीज के लिए। ETF इज 45% ऑफ देयर इनपुट कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं अगर क्रूड में उछाल रहती है और ये सस्टेन रहती है तो देयर इज एन ऑब्वियस इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गोइंग हायर। ये कितना पूरी तरह से पास थ्रू कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा। बट अगेन आई थिंक दिस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ क्रूड बिहेव्स कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इसलिए मुझे लगता है अगर क्रूड की कीमतों में एक टेम्पररी स्पाइक है
तो एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आपको देखने मिल रहा है ये सारे स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि जो कंपनीज या सेक्टर्स क्रूड पे डिपेंडेंट रहती है या क्रूड डेरिवेटिव्स पे, वो सेंटिमेंटली रिएक्ट करते हैं। अनलेस देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज विच प्रोबेबली हैपेंस इन टर्म्स ऑफ क्रूड प्राइसिंग, मुझे नहीं लगता, आई थिंक कोई अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा डेंट या प्रभाव आएगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, इंटरग्लोब के लिए 45% ऑफ देयर इनपुट कॉस्ट इज टू एटीएफ विच इज देयर क्रूड इनपुट, जिससे फर्क जरूर पड़ता है, बट अनलेस इट इज सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अर्निंग्स पे डेंट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऑब्वियसली जो ये दिक्कतों से गुजर रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक ये भी स्टॉक शायद एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर। बिल्कुल। तो देखिए ये राय आपको इंटरग्लोब पर, आप देखिए खबर और खबर का असर आपकी स्क्रीन पर दो साइड पर, क्रूड की तेजी और उसमें गिरावट आपको देख रही है इंटरग्लोब में। आप यहाँ पे चाहे तो HPCL भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे BPCL ले सकते हैं। आप देखिए आज एक दिन में जो है वो 3,500 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो साफ हो गया है। मार्केट खुलते ही कितनी देर में, 15 मिनट के अंदर 3,500 का मार्केट कैप साफ हो गया है। खैर बड़ी कंपनी है, बड़े मार्केट कैप की कंपनी है, तो इतना छोटा मार्केट कैप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी 3,500 करोड़ इन्वेस्टर्स के गए हैं। चलिए, एक शेयर जहाँ पे इन्वेस्टर्स के अच्छे पैसे बन रहे हैं वो है गॉडफ्रे फिलिप्स का। कल भी बड़ी तेजी देखने को मिली थी। खबर थी कि ITC जो है वो सोर्सेज के थ्रू खबर मिली थी ईटी नाउ स्वदेश को कि ITC जो है वो सिगरेट प्राइसेस बढ़ा सकता है। डीलर्स ने या फिर रिटेलर्स ने ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ा के देने शुरू कर दिए हैं। तो ये खबर थी और उसका असर तमाम टोबैको सेक्टर की कंपनियों पर कल पड़ा था। VST इंडस्ट्रीज हो, ITC हो, गॉडफ्रे फिलिप्स हो। गॉडफ्रे फिलिप्स ने तो 20% का सर्किट लग गया था। तो आज भी देखिए 6% के आसपास की तेजी दिख रही है। गौरव जी से एक राय लेते हैं कि ये तेजी कहां तक जाती हुई दिख रही है उनको चार्ट्स पर। खबर तो पॉजिटिव थी, लेकिन चार्ट्स क्या बता रहे हैं गौरव जी? ये गॉडफ्रे फिलिप्स अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास तो पहुंच गया है। 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड का भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अराउंड दीज लेवल्स ही हैं, अराउंड 2550 2600 जोन पे वही टेस्ट करके अभी कुछ प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आ रही है स्टॉक के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये शेयर 2600 मार्क को एक बार क्रॉस करके सस्टेन करे ड्यूरिंग द डे, देन ओनली एक फर्दर अप मूव पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। 100-150 पॉइंट की गिरावट पॉसिबल है स्टॉक के अंदर। देयरफॉर ट्रेडर्स को मैं एक बार को पोजीशन में एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग की सलाह दूंगा। बिल्कुल। तो फिलहाल पार्शियल बुकिंग की सलाह है, प्रॉफिट थोड़ा सा वसूल लें और प्रॉफिट को एंजॉय करें, ये सलाह आपको दी जा रही है। चलिए एक राय मयूरेश जी से लेते हैं ज़रा। डेटा सेंटर वाली थीम से ही एक कंपनी नेटवेब की बात करते हैं। हमारे दो मेहमान इस पर लगातार बुलिश रहे, एक रचित खंडेलवाल जी, दूसरे प्रदीप हल्दर जी। और आज भी देखिए बड़ी तेजी इस शेयर में आज देखने को मिल रही है। नेटवेब टेक्नोलॉजी में 6% की तेजी आज भी देखने को मिल रही है। आप अगर वीकली चार्ट भी देखेंगे ना तो बढ़िया रिटर्न इस शेयर ने दिया है। एक बार जरा फंडामेंटल चेक लेते हैं मयूरेश जी से। उन्होंने कमिंस के बारे में आज सुबह राय दी, इसी सेक्टर से जुड़ी हुई। एक बार इस पे भी राय लेते हैं उनसे। आप देखिए, आपको वीकली चार्ट भी दिख रहा है, 13% के आसपास का रिटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर नेटवेब टेक्नोलॉजीज के अंदर। मयूरेश जी बताइए जरा, आपकी क्या राय बनती है नेटवेब के ऊपर? नहीं, स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, नो टू वेज अबाउट इट। और अगेन एज अ थीम, जो डेटा सेंटर्स को टैक्स हॉलिडे दिया गया है 2047 तक, जैसे हम कह रहे हैं कि 6 गीगावाट आवर्स तक इंडिया की कैपेसिटी पहुंचनी चाहिए बाय FY28, 8 गीगावाट टू 10 गीगावाट आवर्स बाय FY30-31। तो आई थिंक ये सारी थीम्स आई थिंक कंटिन्यू होंगी इन द राइट डायरेक्शन। नेटवेब के लिए अगेन आई थिंक जो पूरी की पूरी हम एक हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस जिसे कहते हैं HCS, एंड AI रेडी सर्वर आर्किटेक्चर, इसमें जैसे एक एनवीडिया के साथ इनकी एक एक्सक्लूसिव क्लाउड सर्विस पार्टनरशिप है, दे कैन प्रोबेबली कैप्चर जो एक्सपोनेंशियल डिमांड है हाई डेंसिटी GPU रैक्स का सर्विसिंग करने के लिए, और ऑर्डर्स जैसे आएंगे उसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक जो रेवेन्यू एक्रीशन हो सकता है along with incentives initiated in the budget itself in terms of tax holidays, जो बॉटम लाइन ग्रोथ को सहारा देगा। मुझे लगता है आई थिंक जो डोमेस्टिक हाइपर स्केलर्स हैं, आई थिंक उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट नेटवेब दे सकती है। ऑब्वियसली एक बड़ा मूव हो चुका है, इसलिए आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स विल हैव टू वेट फॉर डिक्लाइंस। बट जैसे मैं पूरे पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, आई थिंक काफी कुछ एनेबलिंग फैक्टर्स हैं
which can probably not only ensure revenue growth, but because of tax holidays that have probably got announced, एक profitable growth भी आ सकती है. तो consistency in terms of earnings, शायद ये कुछ कंपनी जो डेटा सेंटर्स में, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा था, नेटवेब हुए, क्यूमिंस हुए, हिताची एनर्जी हुए, इस पे शायद एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर हमें नजर आ रहा है. ऑब्वियसली आई थिंक पोजिशनिंग के हिसाब से विल हैव टू वेट फॉर डिक्लाइंस, क्योंकि स्टॉक में अच्छा खासा मूव हो चुका है बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर पिछले कुछ दिनों. नहीं, सही बात है सर. और नेटवेब में अगर हम देखेंगे तो नेटवेब अच्छी तेजी कल भी हमने देखी, आज उस तेजी का कंटिन्यूएशन हो रहा है. तो एक शानदार मूव इस शेयर में बन रहा है, करीब करीब 6% ऊपर. जबकि बाजार आप देखिए, बाजार ने अपनी जो शुरुआती जो बढ़त थी उसको निफ्टी ने गंवा दी है और निफ्टी बैंक आ गया है लगभग 100 अंक नीचे. निफ्टी बैंक 3 सत्र में 1350 अंकों के आसपास की तेजी हुई थी और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है. कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट का जो टेक्सचर है अभी भी आपको मजबूत दिखाई देगा. लेकिन निफ्टी बैंक में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के संकेत निकल के आते रहे हैं, क्योंकि कोटक बैंक आप देखिए ये करीब 0.5% नीचे है. बाकी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एसबीआई में बहुत हल्की तेजी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग है. अदरवाइज जो बड़े जो बैंक्स हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पर 0.25% के आसपास की नरमी. तो ज्यादा नरमी नहीं है, ये गेम पलट भी सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि हल्की प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रही है. बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हमने बातचीत की तो एक बैंक जरा मेरे रडार पर आ रहा है और राय आपसे चाहिए इसको लेकर गौरव जी. आरबीएल बैंक. आरबीएल बैंक में हाँ आज भी हम देख रहे हैं कि लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं. राय आपकी लगभग 2% ऊपर है और सस्टेन्ड मूव है. कहां तक जाएगा शेयर ये? जी आपने सही चीज आइडेंटिफाई की है. अपने लाइफ टाइम हाइस के नजदीक ट्रेड कर रहा है. लाइफ टाइम हाई नहीं, सॉरी, 52 वीक्स हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक. और जिस टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है, पिछले सभी रीसेंट रेजिस्टेंसेस को सरपास किया है आज इसने, विच इज अ वेरी हेल्थी साइन. आई थिंक ये एक फ्रेश अप मूव के लिए तैयार है. 330 332 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. स्टॉप लॉस एक नजदीक में ही रहेगा. 310 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अगर एक इसमें एक पोजीशन बनाई जाए तो इवन 370 75 के लेवल्स आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर पॉसिबल हैं. तो आई थिंक दिस प्रोबेबली कुड बी अ गुड ऑप्शन from the mid cap banking space. ठीक है, आरबीएल बैंक को लेकर ये व्यू हो गया. एक बार जरा ब्लू स्टार का शेयर आप लेकर आइए. ब्लू स्टार लगातार दौड़ रहा था और ब्लू स्टार का हम देख रहे हैं कि जो भी एसी बनाने वाली जो कंपनीज हैं, कूलिंग सेगमेंट वाली, चाहे वो वोल्टास हो, हैवेल्स, वहां भी हमने तेजी देखी थी. और ब्लू स्टार की जो तेजी है ना, आज मतलब 2000 रुपए के ऊपर निकलने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे रही है. अंशुल जी, ब्लू स्टार को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जिनकी एंट्री थोड़े लोअर लेवल पर है, 1700-1800 रुपए के प्राइस की, क्या एक बार प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचें या फिर गिरे तो और खरीदने का मौका है? 2028 सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा. ये हमारी एफ&ओ टीम ने क्लाइंट्स को बाय दिया हुआ है, तो कुछ क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं. ब्लू स्टार में नीचे से अच्छा रिवर्सल आया है 1858 पे, 1858 पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है, जिसका टारगेट लगभग 2100 रुपए है. तो अभी यहाँ से और 100 रुपए की अपसाइड दिख रही है ऑन द पुल बैक्स. अभी नो डाउट 8-7 दिन रेगुलर चला है, तो एक बार पुल बैक आपको 10 डे मूविंग एवरेज तक आती हुई दिख सकती है 1972 तक. बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है. 2100 रुपए तक का बेयर मिनिमम टारगेट मिलना चाहिए. अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है. ठीक है, ब्लू स्टार को लेकर ये व्यू हो गया. आयशर में आज हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की तेजी है, 1-1.25%, और 8000 रुपए के ऊपर निकला. पिछले 3-4 सत्र में हमने देखा कि 8000 के पास एक बेस फॉर्मेशन का काम किया आयशर ने, और आज फिर से तेजी की शुरुआत इसने कर दी है. अगर हम 52 वीक हाई की बात करें, 8119 का है, उसके आसपास ही आपको नजर आएगा शेयर. ये राय, अच्छा मयूरेश सर, आप इस पर जरा राय दीजिए, एक फंडामेंटल व्यू दीजिए. आयशर में क्या कितनी आप यहां से तेजी देख रहे हैं? क्या व्यू है आपका? जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि ये जो
जैसे नंबर्स आए थे, पहली चीज तो आई थिंक सराहनीय नंबर्स थे। दूसरा, अगर आप देखें जो इनकी प्रोडक्ट मिक्स है, आज हम बात कर रहे हैं कि जो इंपोर्ट्स हो सकती हैं टू व्हीलर्स ईयू और यूके मार्केट खोलने के बाद, बट इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी आई थिंक थोड़ी डिफरेंट है। डिवर्सिफिकेशन के हिसाब से आई थिंक ये एक्सपोर्ट मार्केट्स भी देख रहे हैं। ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग लैटिन अमेरिकन एंड द अफ्रीकन मार्केट्स। इनके जो स्पेयर्स का बिजनेस है और एक्सेसरीज का, यहाँ पे भी आई थिंक हमने एक सिग्निफिकेंट इजाफा देखा है। प्राइसिंग इज कमिंग बैक, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो ये प्रोडक्ट मिक्स इनके पास है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेड रेवेन्यू ग्रोथ एंड डिसेंट मार्जिन, ये सारी चीजें आई थिंक इनके फेवर में रहेगी। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज दोनों में है। क्लाइंट्स की इसकी इसमें पोजिशनिंग हो सकती है। ऑल राइट, तो चलिए एक डिस्क्लेमर के साथ आइशर पर व्यू, बुलिश नज़रिया और फिलहाल बने रहने की सलाह आती हुई महेश की तरफ से। बट आज देखिए BHEL यहाँ पर फिर से गिरावट हावी हो रही है और वजह सेम है। आपको याद होगा कि पिछले महीने भी एक बड़ा करेक्शन BHEL के शेयर ने दिखाया था और एक दिन तो लगभग 7-8% की कमजोरी भी थी। खबर ये है कि जो चाइनीज़ इक्विपमेंट इंपोर्ट्स हैं, जैसे जिसमें पावर, कोल, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जो चाइनीज़ इक्विपमेंट इंपोर्ट होते थे, उन पर से जो पाबंदियां हैं वो फ़िलहाल हटाई जाएंगी। देखिए यहाँ पर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है भारतीय बाज़ारों में। ऐसे में चाइनीज़ इंपोर्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पर थोड़ी छूट दी जा सकती है, क्योंकि 2020 में इंडिया चाइना के क्लैश के बाद कुछ पाबंदियां ज़रूर लगाई गई थी। कल मार्केट ख़त्म होते होते तक ये खबर सामने आई थी और कल तो कुछ इतना रिएक्शन नहीं था। आज स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। बट एक बार मयूरेश, आपसे ही एक बार व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सेम खबर पे 2 बार रिएक्शंस, क्या आपको लगता है जस्टिफाइड है? और क्या इन स्तरों से थोड़ा सा जो स्टॉक है वो स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, इन स्तरों के बाद ज़्यादा वीकनेस नहीं होनी चाहिए? आई थिंक इट शुड गेट जस्टेटेड सृष्टि। और मुझे लगता है आई थिंक आज जो भेल के ऑर्डर बुक है, स्लो वी मूविंग वीडिंग ऑर्डर्स, इन्होंने आई थिंक अच्छे खासे कम कर दिए हैं या निकाल दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। दूसरा, आई थिंक आज एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक पे आई थिंक जो पिछले कई तिमाहियों में ऑर्डर्स मिली है वो डिसेंट मार्जिन के साथ इनको ऑर्डर मिली है। तीसरा, कंपटीशन बिल्कुल बढ़ सकता है, बट जैसे मैंने कहा, आई थिंक ये पूरी जो इकोसिस्टम है, आई थिंक देयर इज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ एंड कैपिटल आउटले जो सरकार की तरफ से होने वाला है। प्राइवेट केपेक्स भी इसमें बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं जो कैपेसिटीज काफी प्लेयर्स ऐड किए जा रहे हैं। एंड देयरफॉर विद इन द इकोसिस्टम इटसेल्फ, अगर आप सिलेक्टिव रहते हैं आपके ऑर्डर टेंडरिंग में, क्योंकि आप हर ऑर्डर तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, बट इफ यू आर सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दैट वॉट एवर ऑर्डर्स यू आर बिडिंग फॉर, जो आपके IRRs के अनुसार है, आपके ROEs के अनुसार है, तो मुझे लगता है कॉन्शियस बिडिंग होगी बाय अ लॉट ऑफ पावर इक्विपमेंट कंपनीज या पावर एंसिलरी कंपनीज विद इन द इंडियन इकोसिस्टम। ये बिल्कुल हो सकता है। देयर इज ऑल्सो अ स्कोप, जो हम नोटिफिकेशन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डिसिफर कर रहे हैं, कि फॉर अ फ्यू ऑफ द अदर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स जहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, जहाँ पे कॉस्ट और वैल्यू एडवांटेज रह सकता है, दे प्रॉब्ली कैन यूज सम ओवरसीज इक्विपमेंट। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो मेजर प्रोजेक्ट्स रहेंगे, अभी भी हमें लगता है कि आई थिंक अगर हम कॉन्शियस टेंडरिंग करते हैं, जो ये सारी कंपनीज करती है, लुकिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर मार्जिन्स एंड IRRs, दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक द मार्केट साइज, स्कोप एंड पोटेंशियल बहुत ज्यादा बड़ा है। ऑल राइट, तो मार्केट साइज और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बड़ा है और ऐसे में BHEL के लिए जो है बड़े कंसर्न्स फिलहाल नहीं हैं। ये राय आती हुई महेश की तरफ से। पर महेश, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला, ढेर सारे काउंटर्स पर अपनी राय दी, शुक्रिया। धन्यवाद। पर चलिए एक बार अंशुल जी के पास चलते हैं, उनके पास कोई अपडेट्स हैं। अंशुल जी बताइए, क्या कोई अपडेट्स हैं या कोई नया स्टॉक कॉल जहां पर आपको लगता है मौके हैं? देखिए दोनों चीज रहेगी। पहले सोनाकॉम्स 538 में ओपनिंग ट्रेड में बाय दिया था, 545.5 का हाई बना है, तो लगभग 7.5 रुपए तुरंत मिल रहा है, बुक करना चाहिए। दूसरा, MRPL थोड़ा लेट हो गया, 196 में देना चाह रहा था बट 198 हो गया है। MRPL फ्रेश बाई कर सकते हैं, 198 में भी बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑफ 195 का कर लेना चाहिए और टारगेट 202 रुपए का रहेगा। और लास्ट टाइम भी 192 में MRPL बाई दिया था, उसका भी अभी कॉल ओपन है 202 रुपए के टारगेट के साथ, फ्रेश बाई भी कर सकते हैं। और पुराना वाला जो है वो भी 192 का होल्ड करना चाहिए। 202 रुपए प्रोबेबली आज शाम को या कल सुबह तक आना चाहिए।
ऑलराइट, तो चलिए सोना BLW से जुड़ा अपडेट और साथ ही साथ MRPL ये फिलहाल स्टॉक पसंद आ रहा है। और जी हाँ, जितने भी तमाम और काउंटर्स हैं जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया, ये सभी काउंटर्स भी बस कर रहे हैं और इन पे हमने चर्चा भी की थी। बताइए, अब कुणाल बोथरा का भी स्वागत करते हैं। रोज की तरह वो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं स्टूडियोज में। और कुणाल, सबसे पहले तो एक बार मार्केट पे अपना क्विक व्यू दीजिए, क्या आज भी थोड़ी रिकवरी की उम्मीद करें, और साथ ही अपने स्टॉक कॉल्स भी दे दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। लास्ट 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक सिमिलर पैटर्न है, ओपन होता है थोड़ा सा हायर साइड पे। इंडाइसेस फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स हम देखते हैं कि इंडेक्स थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली होती है। बट आई थिंक सेकेंड हाफ या मिड सेशन के बाद में हम देखते हैं कि मार्केट में अच्छी एक स्टेबल रिकवरी आ जाती है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक एक सिमिलर पैटर्न हम प्ले आउट करेंगे इंडाइसेस में। तो अगर निफ्टी फॉर एग्जांपल अगर एक 70-80 पॉइंट के आसपास डिप कर जाती है तो मेरा मानना है कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहाँ पे इंडेक्स ट्रेड्स बाय साइड पे ओपन अप कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ एक बाय कॉल सजेस्ट करूँगा। पहला बाय कॉल रहेगा इंडस टावर पे, 475 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट मेरा मानना है कि आई थिंक ये बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट है, मल्टी मंथ ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं स्टॉक्स में। रिसेंट चार्ट्स के हिसाब से भी हम देखें तो ग्रेजुअल अप ट्रेंड स्टॉक में हमने देखा है। 450 के लेवल्स पे पहले ट्रेड कर रहा था, वहाँ से रेंज शिफ्ट करके 475 का पिवट बन चुका है इंडस टावर। तो मेरा मानना है कि आई थिंक अच्छा बेट बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। सजेस्ट करूंगा बाय, यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं करीबन 495 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 465 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा IDFC फर्स्ट बैंक पे। आरडी चार्ट्स में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्टॉक ने बनाया था, 83.5 का लेवल्स था, वो जो ब्रेकआउट पॉइंट बन चुका था IDFC फर्स्ट बैंक के लिए। वहाँ से स्टॉक लगभग कपल ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स चल चुका है। बट मेरा मानना है यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अभी भी बाय कर सकते हैं, 89.5 का टारगेट रख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक पर, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 83 का। बिल्कुल, तो ये आपको दो सलाह दी गई है, दो शेयर्स। अब एक काम करते हैं, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रही है AI समिट के अंदर। टाटा सन्स के चेयरमैन जो है, टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन जो है वो N चंद्रशेखरन बात कर रहे हैं। एक बार चलिए सुनते हैं जरा कि वो क्या कह रहे हैं। India has treated AI as a strategic national capability, aligning the full stack from chips to systems to energy and to applications through Semicon India, an India AI mission, and most importantly, the recent reforms such as the Shanti Act for clean energy. We are building AI at scale with trust, resilience, and long-term competitiveness. AI is a foundational technology that cuts across all industries. AI is nothing artificial, it is real, because it learns from data and learns faster every day, and it is not based on any fixed rules. Third, AI can scale, and it scales pretty rapidly. Putting all this together, AI, to my mind, is the next big infrastructure. It is the infrastructure of intelligence. It will have a very profound impact, exactly the same way in the past other infrastructure changes have done, steam engines, electricity, or internet. Our mission should be to make AI work for every individual and every citizen in this country. We should put the AI tools in the hands of the last person in the country and in fact on the earth. And that's the vision that we should all work towards. Couple of days ago, we witnessed 1,500 rural women here in Bharat Mandapam who had no background. चलिए, तो ये कन्वर्सेशन, ये आपने जो है स्पीच सुनी N चंद्रशेखरन जी की, जो AI के इंपॉर्टेंस और AI को लेकर जो इंडस्ट्री रेडीनेस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरतें हैं उसको लेकर जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जब वो बात कर रहे थे ना, एक शेयर उसी दौरान रडार पर आया, टाटा इन्वेस्टमेंट का। आप देखेंगे निफ्टी 500 का टॉप गेनर बना हुआ है ये शेयर इस वक्त। 9.5-10% के आसपास की तेजी टाटा इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल रही है। आपने सुबह खबर टाटा ग्रुप को लेकर देखा ही कि उन्होंने ओपन AI के साथ करार किया है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। आप देखिए 10% की तेजी शेयर में देखने को मिल रही है। एक राय इस शेयर के ऊपर लेते हैं और राय लेंगे गौरव जी से। गौरव जी, एक बार जरा चेक कीजिए, टाटा इन्वेस्टमेंट क्या ट्रेन मिस हो गई है या मौके यहां भी हैं अभी?
आज ट्रेंड मिस बिल्कुल भी नहीं हुई है, ऑल दो अभी ऑलमोस्ट 10% के अपमूव के साथ ट्रेड कर रहा है। पोजिशनल स्टैंड पॉइंट से कंसिडर करना चाहिए। ये अपमूव मुझे एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। 750 तक का बॉटम फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। अगर आज क्लोजिंग करंट लेवल्स के आसपास हो जाती है, समवेयर क्लोज टू 710 ऑड लेवल्स, तो अपने मूविंग एवरेज के कन्फ्लुएंस जोन के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग ये स्टॉक देने में कामयाब हो जाएगा। देयर आफ्टर नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट वुड बी 750। ट्रेडर्स इसे लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप बनेगा यहाँ से 670 रुपए का। बिल्कुल। और देखिए, बात करते करते अब जो तेजी है वो 11% की हो गई है। तो गौरव जी ने जैसा बताया, ट्रेन मिस नहीं हुई है। अगर आपने पकड़ ली तो अच्छी बात है, मंजिल पर पहुंचेंगे, मुनाफे की मंजिल। ठीक है, चलिए मुनाफे की इस इमारत से आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, E2E नेटवर्क पर एक राय जरा अंशुल जी से लेते हैं। अंशुल जी, क्या ये आपकी भी पसंद था? क्या आपने भी क्या इससे रेकमेंड किया था? मुझे दो लोगों का तो याद है कि प्रदीप जी ने रेकमेंड किया था और रचित जी ने रेकमेंड किया था। आज भी देखिए तेजी 4-4.5% की देखने को मिल रही है। कल जो खबर थी वो खबर एनवीडिया के साथ करार की थी। हालांकि कंपनी ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उनका करार बहुत पहले से है, कोई नया करार उन्होंने एनवीडिया के साथ नहीं किया है। लेकिन खबर तो पॉजिटिव है। एनवीडिया जाइंट कंपनी है चिप मेकिंग में, और उसके साथ करार की बात है अगर, तो अच्छी पॉजिटिव खबर थी। और देखिए इंपैक्ट आज भी 4.5% का है। अंशुल जी, क्या राय बनती है अब? सर, ये हमने दो तरीके से अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके पास भी लॉन्ग हो सकता है, और जो ट्रेडर्स हैं उनके पास भी लॉन्ग हो सकता है। 40 दिन का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 2280 रुपए पे, तो वहां से हमने लगभग 3200 रुपए के टारगेट के लिए रिकमेंड किया था। और इन्वेस्टर्स को हमने ऑलमोस्ट 100% रिटर्न के लिए यहाँ से सजेस्ट किया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर दोनों के पास हो सकता है विद अ टारगेट ऑफ 3100। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के पास ये चीज लॉन्ग हो सकती है। 3100 जो है वो टारगेट दे रहे हैं अंशुल जी यहाँ से, और उनके क्लाइंट्स के पास हो सकता है। ये डिस्क्लेमर भी उन्होंने दे रहे हैं। लेकिन अच्छा, क्या है, होता क्या है ना, ये एनालिस्ट से जब हम पूछते हैं, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे हम पूछते हैं, तो पूछते वक्त अगर कोई ऐसा शेयर रडार पर आए जिसकी तेजी की शुरुआत अभी अभी हुई हो, तो मजा तब आता है जो व्यूअर्स पैसा बना पाए, जब व्यूअर्स के पास एक अच्छा पोर्टफोलियो बन पाए, उनके पोर्टफोलियो में तमाम गिरावट और उतार चढ़ाव के बीच अगर हरे निशान में मजबूती दिखे, तो फिर अच्छा मजा हमें भी आता है, हमें भी अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं ये याद कर रहा हूं, क्योंकि बजट के दिन जब अनाउंसमेंट्स हो रही थी डेटा सेंटर्स को लेकर, तो अभिषेक ने सबसे पहले इस शेयर का जिक्र किया था और हमारे मेहमानों से पूछा था, और उस वक्त जो है वो तमाम मेहमानों ने इस पर रिकमेंडेशन दी थी। तो अभिषेक, आपको भी इसके लिए बधाई बनती है। और देखिए, तब से अब तक देखिए 34% का रिटर्न दे चुका है ये शेयर। विकास देखिए, ये भी याद रखना चाहिए कि अक्टूबर में जो शेयर था ना, करीब 3700-3800 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे, और वहां से ये करेक्ट हुआ था। तो एक ट्रिगर जब मिला, तो जो करेक्शन था, मतलब करेक्शन आपके लिए कुशन की तरह होता है, और वो काम किया। और उसके बाद E2E नेटवर्क्स ने उड़ान भरी है, और लगभग अब 6000 करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट कैप के साथ ये शेयर है, और वॉल्यूम लगातार तगड़े हो रहे हैं। अभी देखिए 4.5 लाख शेयरों के सौदे हो गए हैं E2E नेटवर्क्स में। लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में जरा व्यू लेते हैं, और वो कंपनी है फार्मा की। मैं नेटको फार्मा को देख रहा था। नेटको फार्मा में जब से ये खबर आई ना कि भारत में सेमीग्लूटाइड के लिए, जो कि डायबिटीज के ड्रग है, उसके लिए मंजूरी मिली है, उसके बाद ये शेयर रुका नहीं है, और लगभग 4 सत्र की तेजी में शेयर आगे है 950 रुपए के आसपास। राय गौरव जी, नेटको फार्मा पर आपसे चाहिए, क्योंकि नेटको फार्मा को 800 रुपए पर एक दो नहीं, मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो वहां पर ना, वहां जाने के बाद एक स्वाभाविक तौर पर एक बाउंस बैक आता तो है, और एक खबर का सपोर्ट भी आ गया। आप जरा बताइए कि नेटको में यहां से आप कितनी तेजी देख रहे हैं? अभिषेक जी, मैं नेटको में अभी भी वेट करना चाहूंगा फॉर अ ब्रेकआउट अबव 950। 950 का आंकड़ा ये स्टॉक तोड़ेगा, तब इसे ग्रेजुअली एडअप करना चाहिए फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 1050, यानी कि ऑलमोस्ट 12% का अपमूव फिर हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। वेट करने की मुख्य वजह एक ये है, पहले तो इसके दिसंबर तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। नतीजे थोड़े एक काफी वीकर नोट पे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, जहां पे प्रेशर मेंटेन रह सकता है। अब मार्च क्वार्टर के नतीजे डिपेंड करेंगे कि आगे का इसका एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू किस प्रकार से रहता है। इसलिए ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से ही केवल कंसिडर करेंगे, एंड दैट टू ओनली अबव 950। ठीक है, ओनली अबव 950। 25 रुपए और वेट कर लीजिए। अगर आपने अब तक अपना धैर्य दिखाया है, तो 25 रुपए का इंतजार फिर तो बनता है इस शेयर में।
बाजार को देखिए, बाजार आज फिर से एक रेंज में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले कुछ सत्र की कहानी रहती है बाजार में कि फर्स्ट हाफ एक रेंज का, उसके बाद बाजार में एक्चुअल मूव की शुरुआत होती है। और आज तो मतलब आज उठापटक आपको देखने को मिलेगी, मतलब आज सेंसेक्स की वैसे वीकली एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी 17 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 50 अंकों की गिरावट, और धीरे धीरे करके क्या हुआ है कि जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है बढ़ने वाले शेयरों से ज्यादा हो गई है। 1350 शेयर अब नीचे हैं, लगभग 1300 शेयर फिलहाल ऊपर कारोबार कर रहे हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, जरा उनकी एक्सपर्टीज का, उनके इंटेलिजेंस का फायदा उठाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है कुणाल बोथरा। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। कुणाल जी, कोई और एक्साइटिंग स्टॉक्स आपके पास जहां पर आपकी नजर गई हो? तो अगर मिड कैप स्टॉक की बात करें तो क्यू पार, क्वालिटी पार एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बनते हुए नजर आ रहा है। 890, 895, 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बहुत ही दमदार पैटर्न बन रहा है, बिकॉज बहुत रेयरली हम देखते हैं कि वीकली और मंथली चार्ट्स में ये स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है लास्ट आई थिंक 6 महीने के आसपास में। तो क्यू पार एक इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है करंट लेवल से। 950 का यहाँ पे मैं टारगेट सजेस्ट करूंगा, 875 का स्टॉप लॉस। और अगर एक और PSU नेम्स जो मैं सजेस्ट करूंगा करंट लेवल से, वो है NLC इंडिया, नेवल लिग्नाइट। आई थिंक ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। फ्लैग पैटर्न कंफर्म किया है डेली चार्ट्स पे। 270 का ब्रेकआउट, 266 का ब्रेकआउट था, बट 270 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है करंट लेवल से। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा बाय NLC इंडिया पे भी। 284 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर, और स्टॉप लॉस 264 का। ठीक है, NLC इंडिया यानी कि नेवली लिग्नाइट को लेकर ये व्यू 2% ऊपर ऑलरेडी आपको ये शेयर दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए जान लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए कहां पर कमाई के बढ़िया ऑप्शन है। हमारे साथ जुड़ेंगे नीलेश जैन। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा स्टॉक आपने जांचा है, परखा है, और क्या ट्रेड बन रहा है अभी? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। मुझे ऐसा लगता है एमसीएक्स के लिए काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई। थोड़ा सा जो मार्जिन वगैरह कम करा गोल्ड सिल्वर के लिए, उसके बाद में हमको गैप अप भी दिख रहा है, अपने की एवरेजेस के ऊपर भी निकलने लग गया। तो एमसीएक्स का यहाँ पे 2500 की स्ट्राइक का कॉल लेने की सलाह। 20 रुपए के आसपास में 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। टारगेट हो सकता है 40 रुपए का, जिसमें लॉस बनेगा 5000 रुपए का। जो प्रॉफिट बन सकता है 12,500 का। और कल के दिन हमने एक पीआई इंडस्ट्री का पुट दिलाया था, उसमें उम्मीद करता हूँ कि आज भी पीआई इंडस्ट्री डाउन है, तो उम्मीद करता हूँ दर्शकों को उसमें मुनाफा मिला होगा। राइट, तो चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र। MCX हम सुबह से ही हाईलाइट कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो एक्स्ट्रा मार्जिन हटने की खबर है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स इससे बाउंस बैक करेंगी। 3% की तेजी फिलहाल, अभी भी पॉजिटिव नजरिया। 2500 का कॉल आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, बट इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट को खास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि शायद ये जो कॉल है वो इस एक्सपायरी का है, और ये जो एक्सपायरी है वो काफ़ी पास की है, तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान आपको खास तौर से अपना रखना चाहिए। पर रत्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ये कॉल देने के लिए। बट हम में दर्शकों को ये भी बता दें कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और ऑन एन एवरेज ये नुकसान 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में ही रखकर आप ट्रेड लें, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए एक बार फिर से मार्केट की तरफ लौटेंगे, और आज NSE 500 में टॉप गेनर बन चुका है टाटा इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, मार्केट खुलने से पहले जो है कहीं ना कहीं हमने देखा ही था किस तरीके से कोलैबोरेशन हुआ था टाटा ग्रुप और साथ ही ओपन AI से रिलेटेड, और ये सभी काउंटर्स जो हैं अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। अब टाटा ग्रुप की तमाम कंपनियों को एक्चुअली रेडार पे रखना चाहिए, चाहे वो TCS हो, टाटा इन्वेस्टमेंट्स, टाटा कॉम, टाटा मोटर्स तो शायद अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग साइड आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये तमाम काउंटर्स, टाटा एलेक्सी भी लगभग 1% की तेजी दिखा रहा है, और टाटा कॉम में भी एकाएक स्पाइक आते हुए दिखा है। तो चलिए इन काउंटर्स को नज़र में ज़रूर रखेंगे। बट एक और काउंटर हिमाद्री स्पेशलिटी, ये काउंटर की भी हम आमतौर पे इतनी चर्चा करते नहीं हैं, बट आज लगभग 3% के मूव्स हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, ये डिसेंट मूव्स दिखा रहा है। हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे कि कैसे देख रहे हैं वो। और अंशुल, क्यों ना आप ही बताइए कि हिमाद्री स्पेशलिटी कोई मूव यहाँ पर एंटिसिपेटेड? देखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में वीकली चार्ट पे
23 जून 2025 को एक कैंडल बनी थी जिसका हाई 527 था और लो 437 था। तब से 34 वीक्स हो गए हम इनसाइड बार उसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। प्राइमरी अगर ब्रेकआउट भी बनेगा तो 497 के ऊपर बनेगा और एक्चुअल ब्रेकआउट 527 के ऊपर बनेगा। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो एटलीस्ट 497 498 का लेवल निकलने का वेट करना चाहिए। दूसरा एक अभिषेक जी का अपडेट रहेगा, मंडे को नैटको फार्मा आपने पूछा था, जब इसमें लगभग 1000% वॉल्यूम राइज था और क्लोज होते होते 2800% वॉल्यूम राइज था 872 रुपए के आसपास। तब से हम 948 का टारगेट डिस्कस करते आ रहे हैं। 931 आज हाई बना है और ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग दिख रही है। तो अगर 873 870 के आसपास लिया है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे अब थोड़ी सी ऊपर से सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। लोअर डिग्री चार्ट्स पे वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आ रही है। ऑलराइट, तो चलिए नैटको फार्मा यहाँ पे थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। ये भी एक अपडेट जो है अंशुल ने दे दिया, तो एक टाइमली अपडेट। और साथ ही माधुरी स्पेशलिटी पर भी एक बार नज़र ज़रूर रखते हैं। पर एक और काउंटर जो कि आज अच्छे मूव्स दिखा रहा है गौरव, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। देखिए हालांकि कच्चे तेल में तो एक मूव आया है, आमतौर पर टायर कंपनीज़ के लिए थोड़ा नेगेटिव ज़रूर होता है, बट अन्य ट्रिगर्स भरपूर हैं जिसमें कि ख़ास तौर से यूरोपियन बाज़ार, US के बाज़ार, हालांकि एक्सपोजर वहाँ कम है, वो जिस अगर ओपन अप हुए ये ट्रेड डील्स के चलते, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बेनिफिशियरी होगी। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन टायर कंपनीज में बालकृष्ण का ही आता है। गौरव, मैं देख पा रही हूँ 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक ले रहा है, क्या मायने हैं इसके और क्या यहाँ पे स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है आपको? सृष्टि, नो डाउट एक अच्छा स्टीप मूव जो कि 2200 से ऑलमोस्ट 2800 तक आया था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट मिला वेयर इन स्टॉक क्लोज टू 2500 तक रिट्रेस हुआ और आज एक पुल बैक हमें अपमूव देखने को मिल रहा है। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ दिस पुल बैक। फ्रेश बाइंग के संकेत क्लियरली विजिबल हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस भी नजदीक ही है, क्लोज टू 2500 मार्क, और हम 2750 2800 के इमीडिएट टारगेट देख सकते हैं फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। एक बार 2800 का लेवल टूटेगा तो ये एक फर्दर अपमूव टुवर्ड्स 3100 भी पॉसिबल है। सो फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट एज वेल एज फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, दोनों ही तरीके से ये शेयर एक अच्छी लेवल पे प्लेस्ड है जहां बाइंग कंसिडर की जा सकती है। ऑटो एंसिलरी स्पेस या टायर स्पेस पे वी हैव बीन बुलिश एंड वी हैव बीन रिकमेंडिंग इट टू आवर क्लाइंट्स। देयरफॉर एक जनरल डिस्क्लेमर भी दूंगा कि हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। ऑलराइट, तो एक डिस्क्लेमर के साथ बालकृष्ण पे एक पॉजिटिव नजरिया। बट इसी के साथ अंशुल और गौरव, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पे हमसे चर्चा करने के लिए। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।